सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष और आज अपन चालू करेंगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ठीक है, तो इससे भाई लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है, इसलिए अपन इसको खत्म करना चाहेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, एपिडेमिक में इसलिए मैं अभी थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। एपिडेमिक लास्ट में इसलिए करनी है अपन को, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस की, क्योंकि पहली बात तो मेमोराइजिंग, देखो बहुत सारी चीजें तो उसमें आपको पता है, माइक्रोबायो और मेडिसिन का पार्ट है। जो थोड़ा बहुत जो पार्ट है पीएसएम का वो आपको याद होगा, और वो क्योंकि डेटा सेंटर का तो लास्ट में ही देखो। उसके चक्कर में ये नहीं कि भाई अपन 80% सिलेबस छोड़ दें। ठीक है, तो अभी जैसे ऑक्यूपेशनल हेल्थ की तरफ अपन बढ़ेंगे, तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ वैसे मैं दोनों मतलब सबसे पहले तो मैं अपने नोट से कवर कराऊंगा। अ, जिन लोगों को मेरे नोट से मैंने काफी बार बता चुका है कि भाई इजीली अवेलेबल हैं, वो लिंक पे आपको मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएगी, आप वहां से इजीली बाय कर सकते हैं। काफी कम प्राइस रखा है मैंने, उससे नीचे मैं नहीं रख पाऊंगा यार। तो सबसे अफोर्डेबली मतलब अफोर्डेबल है, एंड आपका इजीली 80 टू 85% 90% कवर हो जाएगा पूरा पीएसएम इससे। एंड रिवीजन पर्पस के लिए काफी अच्छे नोट्स हैं। ठीक है, एंड फिर जो डेटा पॉइंट्स है मैंने बताया कि उसको एनोटेट आपको करना पड़ेगा। जो आप अगर मान लो कोई ये वीडियो 2026 में देख रहा है, 2027 में देख रहा है, मतलब काफी आगे की सोच के चल रहा हूँ मैं, मेरे को नहीं पता कि होगा कि नहीं। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जो डेटा सेंट्रिक पॉइंट्स है, तो 2025 तक के तो मैंने जहां जहां रेलिवेंट पॉइंट्स है मैंने बता दिए। बट अगर उस टाइम पे, क्योंकि डेटा चेंज होता रहता है हर साल, तो आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो। 5-10 मिनट या 15 मिनट लगेंगे एनोटेशन करने पे, उससे ज्यादा नहीं। एंड बात रही जो कोर कंसेप्ट हैं, कोर कंसेप्ट तो वही के वही रहने पीएसएम के, वो चेंज नहीं होते। तो वो अपन मैं पूरी कोशिश करूंगा लेक्चर्स के थ्रू कि भाई भाई आपको पूरे कवर हो जाएं। आई थिंक रिकॉर्डिंग प्रॉपर चल रही है। ठीक है, सबसे पहले चालू करते हैं भाई ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ऑक्यूपेशनल हेल्थ होता क्या है? ठीक है, तो इट इज द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग ऑफ अ वर्कर। यहाँ पे क्या हेल्थ की डेफिनेशन ही चेप दी है और उसमें एक वर्कर शब्द ऐड कर दिया है। ठीक है, कि भाई उसका वर्कर का फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग सारा अच्छा रहे। ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट क्या होता है? एक्सटर्नल कंडीशंस एंड इन्फ्लुएंसेस व्हिच प्रिवेल एट द प्लेस ऑफ वर्क एंड हैव एन इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। कि भाई जो अपन जहां भी जिस एनवायरनमेंट पे अपन काम कर रहे हैं, तो वो एक तरह से एक्सटर्नल कंडीशन हुई, एंड इन्फ्लुएंस व्हिच प्रिवेल द प्लेस ऑफ वर्क एंड हैव ए इफेक्ट ऑन द हेल्थ। भाई अब ऑब्वियसली अलग अलग जहां भी आपका वर्किंग एनवायरनमेंट होगा, उस तरह से आपके इफेक्ट पड़ता है आपकी हेल्थ पे। मान लो कोई ऑफिस में कोई व्यक्ति बैठा रहता है, तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा चांसेस हैं एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप होने के। सिटिंग में की वजह से उसका लोअर बैक में पेन होने की उसको कंप्लेन ज्यादा हो सकती है। एंड सबसे एक कॉमन चीज जो कि देखने को मिलती है कि भाई उसका सर दर्द, क्योंकि पूरे टाइम उस स्क्रीन के सामने उसका एक्सपोजर ज्यादा रहता है, तो वहां पे वो चीजें ज्यादा प्रिवेल कर जाएंगी। मतलब वहां पे आपको ये डिजीज ज्यादा प्रेवलेंट मिलेगी। वहीं पे कोई ऐसा वर्कर है जो कि कंस्ट्रक्शन साइट में काम करता है, तो ऑब्वियसली वहां पे भाई उसके हेल्थ पे फर्क क्या क्या पड़ेगा कि डिहाइड्रेशन होने का चांसेस है। हाँ, दूसरा भाई ऑब्वियसली फिजिकल बहुत ज्यादा डिमांड रहती है उसकी, कि भाई फिजिकल लेबर की बहुत उसको नीड, मतलब उसको काम करना रहता है, तो वहां पे थोड़ा सा अलग फैक्टर आ जाता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल कंडीशंस, तो ये थोड़ा सा आपको बेसिक इतना तो समझ में आ जाता है, इतने पढ़े लिखे हो। फिर फिजिकल, तो कौन कौन से हैजार्ड्स होते हैं भाई आपके एनवायरनमेंट पे? फिजिकल हैजार्ड होते हैं, केमिकल होते हैं, बायोलॉजिकल होते हैं, साइकोलॉजिकल होते हैं। फिजिकल हैजार्ड्स में क्या क्या आ गया? जैसे कि हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये क्लासिफिकेशन काफी काम का है, क्योंकि ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन में फंसता है तो आपको ये बताना रहता है कि भाई ऑक्यूपेशनल हेल्थ और उसमें क्या क्या, ये पूरा एक चार्ट बनेगा। तो मैं इसी चैप्टर को, ये तो ऐसा रिवीजन पर्पस की तरफ से समझ लो मेरे नोट्स पे, कुछ जो थोड़े बहुत माइनर डिटेल्स भी हैं वो मैं आपका अभी अर्पित सर के नोट से भी कवर अप करा दूंगा। तो पूरा रैप अप करेंगे इस चैप्टर को अपन जल्दी से जल्दी। ठीक है, साइको सोशल है यानी, हाँ यहाँ पे साइको सोशल साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं। फिर फिजिकल हैजार्ड्स में हाई टेम्परेचर, हाइपर पायरेक्सिया, यानी कि आपका टेम्परेचर 102 फ़ारेनहाइट से नीचे पर नॉर्मल रूटीन बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा है। हीट एग्जॉशन, हीट एग्जॉशन क्या होगा? 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर। हाँ, हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक में क्या हो जाएगा आपका कि 110 डिग्री फ़ारेनहाइट से आप ऊपर आपका बॉडी टेम्परेचर पहुंच गया। और एक हीट क्रैम्प्स, ये सारी कंडीशन हो सकती है। लो टेम्परेचर्स की वजह से आपको चिल ब्लेन्स हो सकते हैं, ट्रेंच फुट हो सकता है, फ्रॉस्ट बाइट हो सकती है। इसको अपन थोड़ा सा और डिटेल में एक बार इस पे बात करेंगे अभी आगे।
फिर लो प्रेशर की वजह से आपको काइजन्स डिजीज, माइनर्स निस्टैग्मस, हियरिंग लॉस, कैटरैक्ट, ये सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे कि माइनर्स तो ये MEIN, मिनियर्स नहीं, एम माइनर्स, ये जैसे आप बहुत ही अंडरग्राउंड मतलब माइन पे काम करोगे तो ऑब्वियसली वहाँ प्रेशर का हिसाब किताब थोड़ा अलग होगा, तो आपको माइनस निस्टैग्मस होगा। काइजन केजन डिजीज तो आपको सुना ही होगा, ये उसकी वजह से क्या होता है अपने बेंट्स बेंट्स एक कंडीशन होती है, वो आपको हो जाती है कि जब आप एज अ डाइव करते हैं पानी के नीचे, तो जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ जाता है। हाई प्रेशर में क्या होता है, नाइट्रोजन जो होती है वो घुलने लगती है। नाइट्रोजन अभी इनर्ट है, पर जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो आपके ब्लड में नाइट्रोजन घुलने लग जाती है। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर आप सडनली ऊपर आ गए एकदम से, तो वो नाइट्रोजन क्योंकि वापस फैल जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी। ठीक है, अब वो फिर से अपने अनडिजोल्व स्टेट में आना चाहिए, और उसकी वजह से आपको ना, अगर मान लो जो मतलब कभी कभी तो ये भी होता है कि बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन होती है, पहली चीज तो। दूसरा, आपका हार्ट स्टॉप हो सकता है, ब्रेन में स्ट्रोक आ सकता है, कुछ चीजें हो सकती हैं। तो वो जो बेंड्स वाली कंडीशन, इसलिए बहुत स्लोली स्लोली फिर जब मतलब कोई भी डाइवर जो होता है ना, वो स्लोली स्लोली ऊपर आते हैं। ठीक है, ताकि वो नाइट्रोजन है वो डिजोल्व आउट हो जाए, एंड जब आप ऊपर आए तो आपको इफेक्ट्स कम हो, एंड उसके बाद आप ऑक्सीजन, सुपर हाइपरबेरिक चेम्बर पे रख के ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, इसका एक तो ये पूरा केजन डिजीज मैंने बता दिया, सब ऐसे 12th में आपने पढ़ा होगा। केमिकल हैजार्ड्स में आ जाता है गैस पॉइजनिंग। ठीक है, कि भाई आप कोई काम कर रहे थे किसी फैक्ट्री पे, गैस लीक हो गई, उसकी वजह से पॉइजनिंग हो रही है, न्यूमोकोनियोसिस हो गया। हाँ, मेटल पॉइजनिंग हो गई, मेटल पॉइजनिंग सबसे कॉमन हो जाता है, लेड लेड की पॉइजनिंग बहुत कॉमन हो जाती है इसमें। एटॉपिक डर्मेटाइटिस। फिर बायोलॉजिकल हैजार्ड तो अपने आप में कि भाई जो, कि मान लो कोई एलर्जन हो गया, कि भाई कोई एलर्जन के कांटेक्ट में काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल को आप एक हनी बी वाली इंडस्ट्री, आप एक हनी इंडस्ट्री खोल के बैठे हो, अब उसमें हनी बीज भी है, हनी बीज ने आपको काट दिया, एंड वो काटने की वजह से आपको क्या हो गया कि आपको कुछ लोग को मतलब एलर्जी होती है, या आपको एनाफिलैक्टिक शॉक आ गया, तो ये एक हैजार्ड है आपके लिए। साइकोसोशल हैजार्ड में साइकोलॉजिकल चेंजेस और साइकोसोमैटिक इल हेल्थ। साइकोसोमैटिक में इल हेल्थ में क्या गया, फटीग, हेडेक एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, कुछ लोग को होता है ना, थका थका महसूस होता है। फिर साइकोलॉजिकल चेंजेस में हॉस्टिलिटी, एग्रेसिवनेस, एक एग्रेशन भी आ जाता है, कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं। डिप्रेशन भी आ जाता है कि वही, हाँ वही सब चले जा रहा है साइकिल में। ड्रग अब्यूज, तो ये साइकोलॉजिकल चेंजेस। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एग्जामिनेशन में पहले क्या क्या होता है, एक होता है प्री प्लेसमेंट मेडिकल एग्जाम। जब भी मान लो आपको, आप एक फैक्ट्री खोल रहे हो, तो आप चाहोगे कि जो भी आपका वर्कर है वो अच्छी हेल्थ में है, या आप भी अभी मेडिकल कॉलेज में आए हैं तो आपने पहले एक मेडिकल सर्टिफिकेट अपना बनवाया होगा, उसमें चेक करते हैं आंखें ठीक है, नहीं तो पता चला कोई अंधे को आप कोई सी मतलब जिसके आंखें नहीं है, आप उसको एज अ डॉक्टर आप नहीं, मतलब बहुत रेयर रेयर का शायद ही होगा कि कोई अंधा व्यक्ति डॉक्टर बन जाए, क्योंकि भाई उसको एग्जामिन करना है वो चीज जो देखेगा। अब देखने पे भी क्या है, अगर मान लो देख रहे हो तो कलर ब्लाइंड, कि भाई अब आर्टरी है कि वेन है, पता चला रेड, और उसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, आप हो गया काम आपका, यहीं पे काम खत्म हो जाएगा। तो ये सारे जो एग्जामिनेशन, एक प्री प्लेसमेंट होता है और एक होता है पीरियोडिक पोस्ट प्लेसमेंट, कि मतलब जैसे रूटीन चेकअप्स होते हैं हर 6 महीने 3 महीने अलग अलग फैक्ट्रीज के हिसाब से। ये बता रहा है टाइमिंग की, एट टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे प्री प्लेसमेंट, ये ड्यूरिंग पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पर्पस क्या है, टू प्लेस द राइट पर्सन एट राइट जॉब, कि भाई राइट बंदे को राइट जॉब मिले। आप किसी ट्रक ड्राइवर को जिसकी आंखें नहीं है उसको ट्रक ड्राइव करने की जॉब नहीं दोगे, क्योंकि भाई वो रिस्की, और रिस्की क्या मतलब, वो तो मतलब प्योर पागलपन है ना। वहीं पे एक यहाँ पे टू डिटेक्ट, यहाँ पर अगर मान लो उस व्यक्ति को आपने सही जॉब दी, तो एक टू डिटेक्ट डिपार्चर फ्रॉम हेल्थ एट द अर्लीस्ट, के मतलब आप क्या कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल पीरियोडिक पोस्ट प्लेसमेंट में आपके इसमें जैसे आप किसी जॉब मतलब आप कोई जॉब कर रहे थे, एंड आपका जो है ना हाइपर टेंशन काफी ज्यादा आया है। अब हाइपर टेंशन आने की वजह से या तो एक है कि आपको प्रॉपर एडिक्वेट ट्रीटमेंट मिल जाएगा, मान लो कोई ऐसी टर्मिनल चीज है जो कि जिसकी वजह से अब आप काम नहीं कर सकते, है ना, कोई ऐसी चीज डिटेक्ट हुई है जो कि आपको कुछ ही टाइम पे डिसेबल कर सकती है ना, इम्पेयर कर सकती है, तो उससे पहले अगर आपको पता चल जाए तो आप उसको डिपार्ट कर दोगे, एंड कहोगे कि आप पूरा भी हेल्थ पे फोकस करो। इस ये प्राइमरी प्रिवेंशन के अंडर आते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंडर। फिर फ्रीक्वेंसी, वन टाइम सर्विस बेंचमार्क, एक, और ये एनुअली होता है, कुछ मंथली भी होते हैं। मंथली में क्या, लेड एंड रेडियम इंडस्ट्रीज में मंथली चेकअप्स होते हैं। डेली जैसे डाइक्रोमेट की इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे डेली चेकअप होता है हेल्थ का एक, है ना।
फिर एर्गोनॉमिक्स, एर्गोनॉमिक्स भाई 5 नंबर का क्वेश्चन है, नहीं तो 2 नंबर का। ठीक है, एर्गोनॉमिक्स की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, नहीं तो ये तो वाइवा वाइवा में तो है। राइट जॉब टू राइट पर्सन, सबसे शॉर्ट संक्षिप्त आंसर, राइट जॉब टू राइट पर्सन, सही बंदे को सही जॉब देनी है अपन को। फिजिकल क्या हो गया कि ह्यूमन बॉडी रिस्पॉन्स टू फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। कॉग्निटिव में क्या, मेंटल प्रोसेसेस एज दे अफेक्ट इंटरेक्शन अमंग ह्यूमंस एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन में ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन, तो अलग अलग लेवल्स पे कि फिजिकली फिजिकल लेवल के वजह से बात करें, ह्यूमन बॉडी रिस्पॉन्स मतलब कैसा रिस्पॉन्स है भाई उसका फिजिकल फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस पे। अब भाई कोई सूखा सा व्यक्ति है और आप उसको बहुत ही हैवी लेबर पे रखना चाह रहे हो, तो वो ऑब्वियसली उसकी उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, तो फिजिकल लेवल पे भाई वो फेल कर जाएंगे। कॉग्निटिव की भाई मेंटल प्रोसेस द इफेक्ट इंटरेक्शन अमंग ह्यूमंस एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम, की भाई जैसे पुलिस वाले की जॉब है और आप उसमें किसी मेंटली सेम बंदे को नहीं रख सकते, आपको बहुत ही साउंड माइंडेड पर्सन को रखना पड़ेगा जो कि इंटरेक्ट कर पाए अपने पीयर्स से भी, अपने कलीग से, मतलब पीयर्स कलीग एक ही बात हो गई, जो सोसाइटी है उन लोग से भी। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सिस्टम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी फैक्ट्री में कि अब जैसे कोई ऑटोमोबाइल फैक्ट्री है, तो ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में अब भाई तुम ऐसे व्यक्ति को रखोगे ना, ऐसे इंजीनियर को कि जिसको डिजाइनिंग भी आती है और जो ऑप्टिमाइज करके दे चीजों को, एंड ऑब्वियसली उसके विजन विजन भी सब ठीक हो, तो ये सारी चीजें मतलब इसमें आती है। राइट जॉब टू राइट पर्सन, सही बंदे को सही जॉब देना, है ना। तो अब बाकी अब कहाँ से चालू हो गए अपन, यहाँ पे तो मैं सीधे न्यूमोकोनियासिस से चालू हो गए। बाकी इस पे अपन थोड़ा सा और चर्चा करेंगे अभी, ये क्या नाम है, नोट से, ठीक है, अर्पित सर के भी नोट से मैं एक बार तुमको चीजें बता दूंगा, तो तुम्हारा जो पूरा चैप्टर है वो ओवरऑल कवर हो जाएगा। बाकी इससे भी तुम्हारा 80 to 85% चीजें कवर हो जाएंगी, पर जो बचा कुचा है मैं उसको भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, वो भी मैंने टिक करके रखे हैं कि भाई कौन कौन से पॉइंट्स है जो कि तुमको बताने हैं। न्यूमोकोनियोसिस ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू डस्ट, हाँ, तो डस्ट का पार्टिकल साइज क्या हो जाता है 0.5 to 3 माइक्रॉन्स, ठीक है, ये मोस्ट डेंजरस साइज कहलाता है, डैमेज इंटीरियर ऑफ लंग्स, ठीक है, 0.5 to 3 माइक्रॉन्स के पार्टिकल साइज अगर की 10 माइक्रॉन या उससे ऊपर का है तो सेटल डाउन बाय ग्रेविटी, 10 माइक्रॉन से नीचे का है तो सस्पेंड रहते एयर पे, 5 से 10 माइक्रॉन का अरेस्टेड इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, फिर 3 से 5 माइक्रॉन का डिपॉजिटेड इन मिड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और फिर 1 से 3 एंटर एल्वियोलाई एंड सेटल देयर, एंड लेस देन 1 माइक्रॉन इंटीरियर्स ऑफ लंग शो ब्राउनियन मोशन, की लंग्स के अंदर भी ना ब्राउनियन मोशन कर रहा है। ब्राउनियन मोशन तुमने देखा है, ठीक है, वो जो सन में से सनलाइट जब पड़ती है किसी खिड़की पे तो उनको नहीं दिखता पार्टिकल्स कैसे ऐसे जिगजैग मोशन पे से घूम रहे हैं, ब्राउनियन मोशन। फिर एस्बेस्टोसिस एक बीमारी, न्यूमोकोनियोसिस के अंदर 4 बीमारी होती है, एस्बेस्टोसिस है ना, एक बेगेसोसिस, फिर बेसिनोसिस, ठीक है, और एक ये 3 है, बाकी एक एंथ्राकोसिस भी होता है और ये सब भी होता है, तो अपन इसको भी मैं तुमको अच्छे से बता दूंगा। पैथोलॉजी में तुमने वैसे भी पढ़ के आया है, तो इतना घबराने की बात नहीं है कि कुछ अलग से चीज आ गई है ना, बस अपन ने कनेक्ट कर दिया है। अब अपन इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। हाँ, तो एस्बेस्टोसिस में क्या, न्यूमोकोनियोसिस विच ऑकर ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ एस्बेस्टोस यानी सिलिकेट्स ऑफ मेटल। एस्बेस्टोस होता क्या है, लोगों को यही नहीं पता। एस्बेस्टोस कोई बोलता है फैब्रिक होता है, कोई बोलता है एस्बेस्टोस की भाई कांच वांच के जो ऐसे पीस मुरादा होता है वो होता है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस भाई सिलिकेट्स ऑफ मेटल, मेटल के सिलिकेट्स, ठीक है। तो इसका केस भी आ जाता है कि भाई कोई व्यक्ति है जो एक पर्सन जो कि एज अ डॉक यार्ड में काम कर रहा है ना, शिप विप में काम कर रहा है, कुछ इस तरह की मेटल इंडस्ट्री है उसमें काम कर रहा है, तो मोस्टली उसके ज्यादा चांसेस उसको एस्बेस्टोसिस हुआ हो। डज नॉट यूजुअली अपीयर अंटिल पर्सन हैज बीन एक्सपोज्ड फॉर इट एटलीस्ट 5 to 10 years। मिनिमम एक्सपोजर तो चाहिए 5 से 10 साल का। स्प्यूटम शोज एस्बेस्टोसिस बॉडीज विच आर एस्बेस्टोस फाइबर्स कोटेड विथ फाइब्रिन, ठीक है, एस्बेस्टोस फाइबर कोटेड विथ फिब्रिन, तो एस्बेस्टोस बॉडीज देखती है स्प्यूटम पे, है ना। लीड्स टू पल्मोनरी फाइब्रोसिस, कार्सिनोमा ब्रोंकस, मीजोथेलियोमा ऑफ पेरिटोनियम प्लूरा, कार्सिनोमा ऑफ जीआईटी, ये सारी चीजें कॉज करा सकता है। मोस्ट डेंजरस एस्बेस्टोस का भी एक टाइप होता है जो भी सबसे ज्यादा डेंजरस है, तो वह एम्फीबोल करके एक टाइप होता है जो सबसे ज्यादा डेंजरस है। फिर एक है बेगेसोसिस। बेगेसोसिस क्या, ड्यू टू फाइब्रस रेसिड्यूज ऑफ शुगर केन या बैगेस, ठीक है। बेगेसोसिस और बिसिनोसिस में कंफ्यूजन होता है सबसे ज्यादा। एक मिनट, कहाँ थे भाई अपन, चल रहा है ना। वेगासोसिस, वेगासोसिस होता है भाई शुगर केन का, मतलब जो शुगर केन के फाइब्रस रेसिड्यूज होते हैं एकदम पतले पतले रेशे जैसे पार्टिकल्स होते हैं, तो वो अपने ट्रैक में घुस जाते हैं, वही दिक्कत कराते हैं। तो ये एक्सटर्नल, वो एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्वियोलाइटिस, फॉर्म ऑफ एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्वियोलाइटिस,
फिर बैगेसोसिस, इसका फॉर्म मतलब एक तरह का फॉर्म है किस चीज का, एलर्जिक एल्वियोलाइटिस का, क्योंकि एल्वियोलाई में जाके सेटल डाउन हो जाते हैं, फिर एलर्जिक रिएक्शन कॉज कराते हैं वो फाइबर्स, तो ऑब्वियसली दिक्कत तो होगी। बैगेज कंटेन क्या, तो परसेंटेज ऑफ सिलिका, कुछ परसेंटेज सिलिका का होता है। हाँ, फंगल स्पोर्स, क्यों, क्योंकि भाई गन्ना है, गन्ने में फंगस फंगस लगती है, मीठी चीजों में भाई फंगस बैक्टीरिया बड़े जल्दी लग जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में मिल सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या, थर्मो एक्टिनोमाइसिस सेकेराई, ठीक है, थर्मो एक्टिनोमाइसिस सेकेराई, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। तो डस्ट के साथ ये मिल के ब्लॉक करेंगे ब्रोंक्यूल को, कॉज ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंको न्यूमोनिया। फिर प्रिवेंशन क्या है भाई इसका, कीप मॉइस्चर कंटेंट मोर देन 20%। अब मतलब कि कोई भी चीज अगर हवा में उड़ रही है, अब अगर मॉइस्चर है, ज्यादा मॉइस्चर है, तो वो चीज अपने आप सेटल डाउन हो जाती है। डस्ट के साथ भी ऐसा होता है ना कि भाई मान लो तुम अभी गर्मी में कहीं किसी ऐसे कच्ची सड़क पर गाड़ी चलाओगे, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डस्ट उड़ेगी, बहुत ज्यादा, एकदम ऐसा होता है ना, बहुत हती डस्ट उड़ती है, एकदम चेहरे पे लगती है। वहीं पे पानी गिर गया, ठीक है, थोड़ी सी बरसात भी हो गई, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ गया, तो चीजें सेटल डाउन है। फिर स्प्रे बैगेज विद 2% प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड डालने का क्या मतलब भाई, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या अपने ये थर्मोएक्टिनोमाइसिस सेकेराई साहब हैं, फंगल स्पोर्स हैं, इनको ये कंट्रोल पे करता है, इनको खत्म कर देता है, या मतलब एटलीस्ट एक बढ़ने नहीं देता। फिर बिसिनोसिस क्या होता है, तो बिसिनोसिस होता है कॉटन डस्ट की वजह से। तो ये एक्चुअली मैंने ये नोट्स में एमसीक्यू ओरिएंटेड ज्यादा चीजें रखी गई है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली पीजीवीजी वाले लेवल के हिसाब किताब उसमें उसके हिसाब से मैंने लिखे हैं। उसमें इतना जितना बताया था तो सब लिख लिया, बाकी भी कुछ चीजें थी। वही बात है, पीएसएम सब्जेक्ट ही इतना ऐसा है कि भाई एकदम से तुम कहो ना कि खत्म हो गया, तो भाई कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि कभी खत्म नहीं होते हैं। मेडिसिन, पैथोलॉजी और माइक्रोबायो भी मैं नहीं कहूंगा कि खत्म होता हो। एनाटॉमी एक टाइम खत्म हो जाती है, पर जितनी जल्दी खत्म होती है वो अपने आप में ही बहुत बड़ा है। एनाटॉमी खत्म होना एक मिथ टाइप की चीज है कि भाई लगता है पर होती नहीं है। तो तुमको हमेशा ऐसा लगेगा कि यार कुछ भूल रहे हो, और कुछ ना कुछ हमेशा भूल भी जाते हैं। एनाटॉमी है ऐसी, वॉलेटाइल है बहुत, है ना। फिजियोलॉजी थोड़ी सी, जितना डेप्थ में जाओगे उतनी चीजें हैं। बायोकेमिस्ट्री थोड़ा लिमिटेड है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जाने को तो उसमें भी चीजें आती है, पर बायोकेमिस्ट्री थोड़ी लिमिटेड है। तो कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे जो जो कि अनंत टाइप के, जो खत्म नहीं होते। पीएसएम खत्म नहीं, पीएसएम पे क्या है, पीएसएम में खिचड़ी बड़ी पक जाती है, क्योंकि पीएसएम पे एक के बाद मतलब पढ़ोगे फिर भी आपको लगेगा क्या कि इसमें एक तो पहली चीज, कभी भी ना 100% सब कुछ पढ़ने का ट्राई मत करो, क्योंकि तुम 100% पढ़ने जाओगे तो तुम उस सब्जेक्ट को ना बहुत ही पकाऊ समझ लोगे, या फिर बहुत हार्ड समझ लोगे, या फिर तुम उसको कभी कर नहीं पाओगे। उसको ना टुकड़ों में करो पहले, अभी 50 to 60% फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहे हो, 60 70 60% तुमने ग्रास्प कर लिया, तुम मोर देन इनफ है। सेकेंड टाइम वो परसेंटेज बढ़ेगा, वो आ जाएगा 75% का अराउंड। थर्ड टाइम जब तुम पढ़ रहे होगे तब वो 90% 95% तक पहुंच जाता है। फिर पेपर तक के तो तुम चौथी बार अगर पढ़ लेते हो, चौथी पांचवी बार तक के, तुमको भाई 98-99% पीएसएम बहुत अच्छे से आती है, अगर तुम उसको बहुत डेप्थ में पढ़ते हो तो। ये मत करना कि यार पहली बार में सब कुछ एकदम, जो बोलते हैं ना, फर्स्ट टाइम पे पूरा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे ना, तुम या तो सब्जेक्ट के कुछ ही टॉपिक कर पाओगे, बाकी बहुत सारी चीजें बच जाएंगी। तो ऐसा भी नहीं चाहना। मतलब सिलेबस खत्म होना भी अपने आप में एक सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। सिलेबस खत्म हो गया, मैं अगर ये नोट्स ही पढ़ा के बोल दूं सिलेबस खत्म हो गया, तो तुमको प्राउड फील होगा कि अच्छा मैंने बहुत सारी पीएसएम कर ली है। पर क्योंकि मैं इस तरह से देख रहा हूं कि भाई तुमको सारी चीजें मैं बता दूं, ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा तुमको इतनी मशक्कत ना करनी पड़े कहीं और जाने की, तो इस तरह से बनाने में थोड़ा सा झमेला हो जाता है। तो ऑब्वियसली सारी चीजें लिखी नहीं जा सकती, नहीं तो फिर मैं सबसे अच्छा भाई मैं पार्क किताब खोलता हूँ, पार्क पीएसएम, उसमें से भाई सब पढ़ा दो। पर उससे उसको पढ़ते पढ़ते ना उसके लेक्चर भी बहुत लंबे होंगे, साथ साथ मैं भी सर फोड़ दूंगा अपना। और फिर वो बुक बहुत बड़ी है, वो बुक वो एक लौती बुक है, मतलब वो पीजी भी यूज कर रहे हैं, प्रोफेसर भी यूज कर रहे हैं, बोलते स्टूडेंट भी यूज कर लो। अच्छी बुक है, नो डाउट, अच्छी बुक है, नो, मैंने पढ़ी है, कुछ कुछ चैप्टर पढ़े, अच्छी बुक है। पर उतना इन डेप्थ मेरे को नहीं लगता कि जरूरत पड़ती है। ठीक है, तुमको अगर एकदम होता है ना कि भाई तुम सारी कॉलेज लाइफ में तुम एक है पूरा ही पढ़ने वाले हो, ऑब्वियसली पढ़ लो, एक है तुम बैलेंस करना चाहते हो, तो ये देख लो, ठीक है। फिर न्यूमोकोनियोसिस प्रिवेंशन, प्रिवेंशन क्या है, मैंने आई थिंक 2-3 मिनट खा गए, 1 सेकंड कितने 19 मिनट हो गए, हाँ। न्यूमोकोनियोसिस का प्रिवेंशन, तो डस्ट की वजह, डस्ट का सब्सटीट्यूशन,
एनक्लोजर ऑफ एपरेटस, एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, एग्जॉस्ट लगा दो, हाउस कीपिंग अच्छे से करो कि भाई ज्यादा मतलब फैले ना डस्ट वस्ट, आइसोलेशन प्रॉपर रहे। फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स यूज कर लो कि भाई मास्क यूज कर लो, रेस्पिरेटर होते हैं, मैकेनिकल फिल्टर्स होते हैं, एयर फिल्टर जो आ रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई इक्विपमेंट हो गई कि भाई तुमने ऐसे ऑक्सीजन सप्लाई, सांस भी ले रहे हो तो भाई उसके थ्रू ही ले रहे हो। फिर मेडिकल कंट्रोल में आ जाता है प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन कि भाई बंदे का पहले चेक कर लिया एलर्जी तो नहीं है इसको, इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का हाल क्या है। पीरियोडिक एग्जामिनेशन करते रहो, मेडिकल सर्विसेज को प्रोवाइड करना। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आ जाता है मॉइस्चर कंटेंट वही मोर देन 20%, 2% प्रोपियोनिक एसिड और एस्बेस्टोसिस, सेफर टाइप यूज ऑफ एस्बेस्टस। अगर एस्बेस्टस का काम आप कर भी रहे हैं, ठीक है, सिलिकेट्स ऑफ मेटल का, तो एटलीस्ट आप एक सेफ एस्बेस्टस टाइप को प्रेफर कीजिए एज कम्पेयर टू सबसे डेंजरस कौन सा, एम्फी बोल्ट टाइप उससे। हाँ, लाइट पॉइजनिंग, अब ये तो एफएमटी का भी टॉपिक है भाई, तुमने अगर एफएमटी भी नहीं पढ़ी है तो भाई, हाँ मैं वैसे एफएमटी क्या पता पढ़ा पाऊंगा कि नहीं, पता तो है शायद अगर सब ट्रैक पे रहा तो मे बी एक हफ्ते, वैसे एक हफ्ते 1.5 हफ्ते में भाई बहुत घिसाई हो जाएगी, पर हाँ एफएमटी भी शायद हो जाए। मेरे 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे थर्ड ईयर के, बाकी फिर सेकेंड ईयर पे देखते हैं, अगर हो पाया तो सेकेंड ईयर पे वापस आऊंगा, नहीं तो फिर फर्स्ट ईयर के कुछ सब्जेक्ट करूंगा, ताकि मेरे को भी अपना फाइनल ईयर के सब्जेक्ट से पहले कुछ फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट पढ़ने ही हैं, तो वो छोटे छोटे कर दूंगा, जैसे जो भी होगा मेरे से करते बनेगा, और हो गया तो मैं करूंगा जरूर। ठीक है, लेड पॉइजनिंग ऑल्सो नोन एज प्लम्बिज्म, सेटर्निज्म, पेंटर्स कॉलिक, ये सब इनके नाम से भी जाना जाता है लेड पॉइजनिंग को। मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है इसका, इनहेलेशनल होता है मोस्ट कॉमनली, फिर इंजेक्शन भी होता है, थ्रू स्किन भी हो सकता है। हाँ, क्लिनिकल फीचर्स क्या है भाई इसके, तो ये तो तुम बहुत डिटेल में एफएमटी में पॉइजनिंग पे तुम पढ़ोगे ही पढ़ोगे, मेटलिक पॉइजनिंग पे, ठीक है, क्या क्या होता है, प्लम्बिज्म किसको, मतलब प्लम्बिज्म में एक्चुअल में क्या फीचर्स है, पूरा बोनापार्टे करके वो आता है ना सब कुछ। फिर इसमें अपन पीएसएम के लेवल पे अपन मोटा मोटा, पीएसएम ऐसा हर जगह टांग घुसा सकता है सब्जेक्ट, तो आपको हल्का हल्का सबका आइडिया होना चाहिए। ठीक है, फेशियल पेलार, अर्लीस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट साइन, हाँ, एनीमिया होगा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक टाइप का एनीमिया, पंक्टेड बेसोफिलिया और बेसोफिलिक स्टिपलिंग ऑफ आरबीसी। ठीक है, ये 3 फीचर जो होते हैं वो कॉमन हो जाते हैं। फिर एक बर्टोनियन लाइन, ये बर्टोनियन लाइन क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग पे देखने को मिलती है, लेड सल्फाइड पीबीएस लाइंस ऑन गम्स अपर जॉ के, ऐसे इधर ना ऐसे बर्टोनियन लाइन देखने को मिलती है। लेड कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होगा आपको डायरिया से, ठीक है, डायरिया भी हो सकता है पर कॉन्स्टिपेशन के ज्यादा चांसेस, कॉन्स्टिपेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा लेड की वजह से। लेड पाल्सी, लेड पाल्सी में क्या है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जिसमें कि रिस्ट ड्रॉप हो रही है और फुट ड्रॉप हो रहा है ना। फिर लेड एंसेफेलोपैथी, मतलब दिमाग में दिक्कत हो रही है आपको। डायग्नोसिस क्या बन रहा है लैब पैरामीटर में, कि आपका कॉप्रोपोरफायरिन इन यूरिन, सीपीयू इसको बोलते हैं, वो मोर देन 150 mg पर डेसिलीटर से ज्यादा आ रहा है, यानी कि आप लेड के एक्सपोजर में आए हो। एक होता है अमीनो लेवुलिनिक एसिड इन यूरिन, ये एक्चुअली में अपना किसमें होता है, हीम सिंथेसिस में, एएलए सिंथेस, तो ये एएलए में अमीनो लेवुलिनिक एसिड जो है एएलए है, ये एएलए, ठीक है, ये एएलए यूरिन पे बढ़ा मिलेगा अपन को 5 mg पर डेसिलीटर। क्यों, क्योंकि एएलए सिंथेस को ना एक एंजाइम होता है एएलए सिंथेस करके, आई थिंक मैं होप सो सही बोल रहा हूँ, एक एएलए सिंथेस देख लेना है, सिंथेस लिखा है, तो एएलए सिंथेस जो है ना, ये लेड क्या करता है, इसको ना इनहिबिट कर देता है, तो अभी एएलए बच गया। एएलए आगे जाके वो अपना हीम बनाता था, हीम बना के भाई हीमोग्लोबिन बनता था, तो हीमोग्लोबिन बन नहीं पाया, तो ऑब्वियसली आपका क्या हो गया, आपको लग रहा है आयरन की कमी, नहीं आयरन की कमी नहीं, उसको ग्लोबिन पार्ट की दिक्कत हो रही है, जो चेन है ना ग्लोबिन चेन वो नहीं बन पा रहा है, और उसकी वजह से भाई उसको अनीमिया हो रहा है। ठीक है, तो आपको इसमें क्लिनिकल पिक्चर ये भी मिलेगी ना कि भाई इसका आयरन लेवल तो सब सही है, लेकिन इसका फिर भी इसको अनीमिया है, तो आप थोड़ा सा आप पूछो, क्वेश्चन पूछे कि भाई काम क्या करते हो, बोलते हैं कि मैं इंडस्ट्री में काम करता हूँ, लेड वेड बैटरी या जो भी ऐसा भी कहाँ काम करता हूँ, तो आपको समझ आया कि जहां क्लिक किया कि लेड के कांटेक्ट में है ये बंदा, तो इसका लेड पॉइजनिंग इसको हो सकती है। फिर ये भाई एएलए जो है यूरिन पे, अमीनो लेवुलिनिक एसिड यूरिन पे ज्यादा बड़ा मिलेगा, मोर देन 5 mg पर डेसिलीटर, लीड तो यानी लेड एब्सॉर्प्शन हुआ है आपकी बॉडी में। लेड इन ब्लड भी आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है कि भाई मोर देन अगर 70 माइक्रोग्राम पर 100 ml या पर डेसिलीटर के हिसाब से आपको मिल गया या उससे ज्यादा है, तो आपको क्लिनिकल सिम्टम्स शो होने लगेंगे लेड पॉइजनिंग के। फिर लेड इन यूरिन, डायरेक्ट अगर आपको लेड ही मिल रहा है तो
मोर देन 0.8 mg पर डेसिलीटर लेड एक्सपोजर एंड एब्जॉर्प्शन। एक काफी फेमस ब्रांड है जो कि 2 मिनट में बनने का दावा करता है, उस पर भी पहले बीच में लेड काफी मिल गया था, है ना। अभी तो फिर वही मार्केटिंग करने के बाद ठीक हो गया, पर कुछ चीजें भूलनी नहीं चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि भाई कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है आज के टाइम पे खाने में। अरे बाप रे। फिर स्क्रीनिंग टेस्ट में अपन क्या करते हैं, मोस्टली कॉप्रोपोरफाइनिन इन यूरिन के थ्रू ही अपन देख लेते हैं कि भाई इस पे क्या हिसाब किताब है। अगर कॉप्रोपोरफाइनिन बढ़ा हुआ आ रहा है तो अपन समझ जाते हैं कि भाई इसको लेड पॉइजनिंग हुई है, उससे कुछ और इसके हिसाब से अपन चीजें देख लेते हैं कि लेड पॉइजनिंग हुई है या नहीं हुई है। ट्रीटमेंट क्या है इसका, ईडीटीए चेलेशन, ईडीटी अपन प्रोवाइड करते हैं। इसका बहुत डिटेल में सब कुछ है, वो है एफएमटी में। मुझे नहीं पता मैं एफएमटी पढ़ाऊंगा कि नहीं पढ़ा पाऊंगा, टाइम रहा तो बिल्कुल ट्राई करूंगा, गला भी साथ दे दे, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऑक्यूपेशनल कैंसर्स, अब ये एक टॉपिक आ गया ऑक्यूपेशनल कैंसर का। तो मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा होता है ऑक्यूपेशनल कैंसर में, स्किन कैंसर 75%, उसमें भी कौन सा टाइप, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। फिर कार्सिनोजेंस कौन कौन से होता है, यूवी लाइट होती है, आयनाइजिंग रेडिएशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स। अफेक्ट क्या क्या करता है, ब्लैडर, स्किन, लंग, ब्लड फॉर्मिंग एजेंट्स, ये सब। एस्बेस्टॉस मीजोथेलियोमा कराएगा, आर्सेनिक अपना स्किन, लंग, लिवर कैंसर, बेंजीन ल्यूकेमिया कराता है, बेंजीडीन ब्लैडर कैंसर, बेरिलियम लंग कैंसर। तो ये जितने मैं बता रहा हूँ ये सब पीजी पॉइंट्स और अपने एमसीक्यू बेसिस पे ज्यादा आते हैं। थोड़ा सा यूनिवर्सिटी में उतना अभी नहीं पूछ रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी का भी, लेकिन हाँ पता एटलीस्ट एक बार कर लो, क्या पता बाई चांस फंस जाए आपकी यूनिवर्सिटी में इनमें से कोई एमसीक्यू, और नहीं तो अपन उसको भी अपन कवर अप करेंगे, मतलब सब कुछ करेंगे अपन, ठीक है। बेरिलियम लंग कैंसर, कैडमियम लंग कैंसर, क्रोमियम नेजल लंग कैंसर, इथिलीन डाइऑक्साइड ल्यूकेमिया, आयनाइजिंग रेडिएशन स्किन थायराइड लंग कैंसर, ठीक है। निकल से भी नेजल साइनस लंग कैंसर। लंग कैंसर तो बहुत सबसे कॉमन चीज हो गई, रेडॉन की वजह से लंग कैंसर, सिलिका की वजह से लंग कैंसर, तो लंग का तो बहुत है। बेंजीन है जो कि ल्यूकेमिया कॉज करा रहा है, ठीक है। आर्सेनिक स्किन, ठीक है। तो एक ये हो गया बेंजीन। फिर एक क्या हो गया अपना एस्बेस्टॉस, मीजोथेलियोमा, आर्सेनिक से स्किन और लंग कैंसर तो हो ही रहा है। बाकी बेंजिडीन से ब्लैडर, बाकी का तुम लंग लंग भी बोल दोगे तो लगभग सही। इथिलीन डाइऑक्साइड कोई पूछने नहीं वाला, इतना तो टफ क्वेश्चन हो जाएगा मेमोरी बेसिस पे, पर अगर कोई पूछे तो इथिलीन डाइऑक्साइड याद रहे तो ल्यूकेमिया। फिर ब्लैडर कैंसर, बेंजिडीन और बीटा नेप्थाइल अमीन्स। मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होता है, ब्लड इन यूरिन, हिमेटोयूरिया हो रहा है, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, इसमें ब्लैडर कैंसर का भी सब टाइप। फिर ट्रीटमेंट क्या है इसका, इंट्रावेसाइकल बीसीजी इंस्टॉलेशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है कि भाई बीसीजी ना, मतलब बीसीजी जो वैक्सीन है वो आपको मतलब सेकेंडरी प्रिवेंशन की तरह भी यूज की जाती है ब्लैडर कैंसर रोकने के लिए, ठीक है। सिकनेस एब्सेंटिज्म, ये एक टर्म पूछ लेते हैं, व्हाट इज सिकनेस एब्सेंटिज्म, तो इसके बारे में लिखो 5 नंबर पे या फिर 2 नंबर पे। इंडेक्स टू असेस स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ वर्कर एंड देयर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। एक इंडेक्स टू असेस स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ वर्कर की भाई मान लो एक कोई, ऐसा समझो साल भर, मतलब मैंने क्या है साल भर के लिए एक प्रोजेक्ट है, उसमें मैंने वर्कर्स को हायर किया, ठीक है। अब वो जो वर्कर्स थे उनके वर्किंग डे थे मान के चलो 250 दिन, बाकी के 100 दिन तो छुट्टियों में थे, संडे वनडे जितना भी सब, सैटरडे संडे, ठीक है। 200 या 200 250 दिन, ठीक है, 250 दिन उनको काम पे आना था। अब उन 250 दिन में से भी एक वर्कर है जिसने ना सिर्फ मान लो 10 दिन की छुट्टी ली हेल्थ इश्यूज के नाम पे, ठीक है। दूसरा बंदा है जिसने की कितनी छुट्टी ले ली भाई, 30 छुट्टियां ले ली, ठीक है, हेल्थ इश्यूज के नाम पे। तो अब जैसे ये फर्स्ट वाला बंदा है, इसका अगर मैं सिकनेस एब्सेंटिज्म को एक मतलब एक इंडेक्स तैयार करूं तो भाई इसकी हेल्थ ज्यादा अच्छी है मेरे हिसाब से। भाई इसने हेल्थ के अगर कुछ ऐसे हेल्थ वर्कर या उसकी वजह से छुट्टी नहीं मांगी, हेल्थ इश्यूज के चक्कर में छुट्टी नहीं मांगी, तो ये बंदा तो ज्यादा अच्छा है। वहीं पे अगर सिकनेस एब्सेंटिज्म में इसका इंडेक्स निकालूं इस बंदे का, सेकंड बंदे का, तो इस हिसाब से भाई इसने 30 छुट्टियां ली है, ज्यादा छुट्टियां ली है भाई। असेस जितने भी मतलब वर्किंग डेज थे उसमें इसने इतनी ज्यादा छुट्टी ली, तो इसका जो हेल्थ है, इसकी हेल्थ अपन मान के चलो डिटोरिएट कर रही है, खराब चलती रहती है। यही है इसका इंडेक्स टू असेस स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ वर्कर एंड देयर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इसको अपन और डिटेल में भी सर के नोट से भी एक बार मैं क्रॉसली बता दूंगा।
फिर कॉज क्या होता है, इकोनॉमिक, सोशल एंड मेडिकल। ज्यादातर इसकी वजह से छुट्टी ले लेते हैं। कोई बोलता है सोशली की शादी में गए हैं, मेडिकल में कोई बोलता है मेरे को खून आ रहा है, मेरे को बवासीर हो गए, मेरे को ये हो गया, इकोनॉमिक की मेरे को कोई और पैसे मिल गए, मतलब अलग अलग चीजें हो सकती है। रेट ऑफ एब्सेंटिज्म रिपोर्टेड इन इंडिया, तो 8 से 10 दिन पर वर्कर पर ईयर। ठीक है, इंडिया में लगभग एक एवरेज वर्कर जो है वो 8 से 10 दिन हर साल इस नाम मतलब इस चीज में, मतलब कोई बोलेगा कि मेरे को टांग में लग गई है, या कोई बोलेगा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा मेंटली, इस तरह के या सोशल वेलबींग के इतनी छुट्टी अपन एवरेज लेते हैं। कोई 2 दिन की लेता है तो कोई हो सकता है 15-20 दिन की भी लेता हो, तो इसलिए एवरेज निकल के आया 8 to 10 days। ठीक है, समझ गए ना। फिर अब आते हैं अपन इस चैप्टर के छोटे पॉइंट पे, मतलब ये ऑक्यूपेशनल वाला जो हिसाब किताब है। बाकी कहाँ तक के, हाँ यहाँ तक के, तो ये चैप्टर तो यहीं पे फिनिश हो जाता है। ठीक है, अब इसको अपन और डिटेल में एक बार सर के नोट से भी देख लेंगे, ताकि भाई तुमको लगे ना कि कुछ चीज छूटी है। ठीक है, पूरा पढ़ा के रहूंगा सीधा सिंपल सा। तो मतलब मेरे को अगर 1 घंटे, दिन का 1 घंटे निकाल के देख रहे हो ना, मैं ट्राई करूंगा कि भाई तुमको चीजें जितनी हो सके पूरी हो जाए। तो फैक्ट्रीज एक्ट, अब ऑब्वियसली मैं टीचर नहीं हूं, तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मेरे को बहुत नॉलेज है, मैं ऐसा कभी क्लेम नहीं करता। भाई देखो, मैं अगर कोई टीचर भी ये चीज देखे, मैं बहुत पोलाइटली या बहुत ही रिस्पेक्टफुली ये कहना चाहूंगा कि सर मैम, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं उस हिसाब से, मतलब ये एक तरह से मैं रिवीजन करता भी हूँ और कराने का ट्राई करता हूँ। मैं ऐसा बच्चे की तरह पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि कोई सामने वाला अगर देखे तो एटलीस्ट उसको थोड़ा सा नॉलेज हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे सब कुछ आता है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मैं कोई पीएसएम का बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ या किसी भी सब्जेक्ट का। मैं ऐसा भी स्टूडेंट हूँ, मैं उतना ही पढ़ाता हूँ, एक ऐसा फ्रेंड जैसा मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। एंड आई थिंक कुछ लोग को इससे फायदा हो जाता है, तो यही मैं कहूंगा। इसका एक किस्सा है, मैं तुम बताना नहीं चाहता मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बताता, टाइम नहीं है। द फैक्ट्रीज एक्ट, तो ये एक कौन कौन से लेजिस्लेशन, तो ठीक है 2 लॉज है मेनली, एक ईएसआई एक्ट और एक फैक्ट्रीज एक्ट आया था। फैक्ट्री एक्ट कब आया था, 1948 पे, जस्ट आजादी के 1 साल बाद ऑफिशियली देखा जाए तो। एक्ट डिफाइंस फैक्ट्री एज एन एस्टेब्लिशमेंट। फैक्ट्री अपन कैसे डिफाइन करते हैं, क्या कहेंगे कि भाई ये फैक्ट्री है, ये होम है, ये क्या है। अगर एक फैक्ट्री कैसे डिफाइन होती है कि भाई अगर 10 या उससे ज्यादा पर्सन काम कर रहे हैं किसी एरिया पे, और जहां पे पावर यूज होती है, पावर का मतलब पावर वाली गोली नहीं, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी, हैवी कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या कोई ऐसी मशीनरी यूज हो रही है, 10 या 10 से ज्यादा वर्कर है, तो वो एज अ फैक्ट्री कहलाई है। वो स्मॉल होम लेवल फैक्ट्री भी हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री हो पर सारा काम एआई करता है, 10 ही लोग अपने एम्प्लॉय, एज ए एम्प्लॉय 10 लोग रखे हैं, और पावर अच्छी खासी हो रही है, तो वो भी एज अ फैक्ट्री कहलाएगी ना। कुछ जैसे कुछ आजकल तो आ गया ना कि भाई जहाँ पे वर्कर्स ही नहीं है, सारा काम सब मशीन ही कर रही हैं, ऐसी भी कुछ फैक्ट्रीज हैं आई थिंक वर्ल्ड में, चाइना पे है ना। और अगर मान लो तुम किसी गांव में काम करते हो, एक गांव है तुम्हारे जहां पे बिजली नहीं है, पर तुम्हारे पास 20 या उससे ज्यादा वर्कर्स हैं, हाँ, तो भी वो फैक्ट्री की तरह काउंट होगा। जैसे कि अभी तो नहीं, पहले का एक टाइम था जहां पे ना बीड़ी का कारखाना, तुमने सुना नहीं होगा। अब बीड़ी का जो बीड़ी होती है, बीड़ियां बनती है जो बंडल बंडल, ये गाँव वाँव पे होते हैं, गाँव छोटे गाँव पे। तो इस पे क्या होता है कि भाई ऑब्वियसली इसमें पावर उतनी यूज नहीं होती, इस पे वर्कर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो वर्कर्स ही सब कुछ करते हैं, पावर की उतना कुछ कंजम्पशन लगता नहीं है, तो वो भी ऐसा फैक्ट्री की तरह काउंट होगा। एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिटेड फॉर एज, मतलब 14 साल से कम के किसी व्यक्ति को आप ऐसे एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, ऐसा बाल मजदूरी हो जाएगी ना वो बच्चों के। 15 से 19 साल जो ओल्ड एडोलसेंट है, ठीक है, डिस्क्राइब फिट थ्रू, पहले तो उनको फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफाइड सर्जन के, और सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक के वो काम कर सकते हैं, अगर वह काम करना चाहे तो। फोर्सफुली नहीं कराना है, अगर वह काम करना चाहे तो। इसलिए अपन जो बोलते हैं ना डिपेंडेंट रेशो, मैंने तुमको बताया था 3-4 लेक्चर पहले, तो उसमें कितनी एज थी, 15 से कितनी थी 64 तक के। जहां 65 क्रॉस करा आदमी ने तो वो डिपेंडेंट कहला गया। जो 14-15 से कम का है तो वो भी ऐसे डिपेंडेंट के अपन कैटेगरी में रखते हैं। तो ये 15 to 64 है, ये इसलिए अपन बोलते हैं कि 15 साल ये यहां से आता है, समझे। तो इसलिए इंटरकनेक्शन भी थोड़ा करना सीखो तो इजी हो जाती चीजें। आवर्स ऑफ वर्क, तो भाई मैक्सिमम आप कितना काम करा सकते हैं, 4.5 घंटे वर्क पर डे एडोलेसेंट से। ठीक है, अगर कोई 15 या 16 साल का व्यक्ति है तो आपसे मैक्सिमम 4.5 घंटे काम करा सकते हैं दिन के, बस उससे ज्यादा नहीं। फिर
क्या बोलते हैं, अडल्ट की बात करें तो अडल्ट 48 आवर्स पर वीक या 9 आवर्स पर डे तक के आप मैक्सिमम काम करा सकते हैं। उससे ज्यादा कराओगे तो आप भाई आप जल्लाद हो, आप पे केस हो सकता है, और अगर आप केस हार गए तो आपको बहुत बड़ी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। मैक्सिमम 60 आवर्स पर वीक इंक्लूडिंग ओवर टाइम। ठीक है, नॉर्मली 48 आवर्स पर वीक। अगर ओवर टाइम भी कोई कर रहा है तो कितने घंटे बढ़ गए, 48 तो ये कितने हो गए, 12 घंटे और, 12 घंटे और हो गए 9, यानी कि 1 डेढ़ घंटे और आप एक्स्ट्रा जमा लो, 11 सवा 11 घंटे काम कर रहा है, उससे ज्यादा नहीं। इस तरह से इनको ओवर टाइम काउंट की जाती है। लीव विथ वेजेस, लीव विथ वेजेस मतलब कि अगर आप क्या बोलते हैं, आप छुट्टी ले रहे हैं। अब एक होता है ना कि भाई छुट्टी ले रहे हैं तो दो चीज हो सकती है, या तो आपको उस दिन के आपको पैसे नहीं मिलेंगे, या फिर आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, वो लीव विद वेज कहला जाता है। तो एडल्ट्स में क्या क्राइटेरिया है, 1 डे पर 20 डे के हिसाब से। अगर 20 दिन आप काम करें, 21वें दिन आपने छुट्टी ले ली, तो भी आपको उस दिन की वेज मिलेगी। ठीक है, और अप टू 30 डेज पर ईयर, 30 दिन तक के आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, साल भर में। एडोलेसेंट पे एक 1 डे पर 15 डेज में, अप टू 40 डेज पर ईयर, ये ठीक है। तो ये नियम है भाई, ये रूल्स हैं जो कि बहुत सारे लोग तो मेजोरिटी तो जानते ही नहीं जानते, तभी आपको इतना फायदा उठा लिया जाता है। हेल्थ सेफ्टी रिकमेंडेशन, तो हेल्थ रिकमेंडेशन क्या है कि मिनिमम 500 क्यूबिक फीट स्पेस पर वर्कर अलॉट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई एकदम ही कंजस्टेड आप ऐसे किसी मेट्रो या बोलते हैं ना, हाँ वो लोकल, ऐसे मुंबई की लोकल जैसे चलती एकदम इतने ऐसे ऐसे काम कर रहे हो, ऐसे छोटे छोटे एकदम इतना ऐसे दब दबा के काम नहीं करना है। एटलीस्ट आपको एक प्रॉपर स्पेस मिले हर वर्कर को। तो 500 क्यूबिक फीट स्पेस, हाँ 500 क्यूबिक सेंटीमीटर, जो क्यूबिक क्यूबिक मीटर स्क्वायर होता है ना, या क्यूबिक फीट स्पेस लिखा है, पर वर्कर आपको इतनी असाइन होनी चाहिए मिनिमम एक वर्कर के लिए। एक सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए पर 1000 वर्कर में, एक वेलफेयर ऑफिसर पर 500 वर्कर में, एक कैंटीन होनी चाहिए हर अगर 250 वर्कर्स हैं। जैसे कि मेरा फ्रेंड है, वो अभी इंदौर पे उसका मतलब चलता रहता है, उसका हाइब्रिड टाइप का है, तो घर पे भी रहता है, उसको इंदौर भी जाना, उधर मतलब काम करना रहता है ऑफिस पे। तो उसने जैसे वो भेजा था, पूरा कैंपस अच्छा बड़ा सा कैंपस है, कितनी सारी तो कैंटीन्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो वैसे ही एक कैंटीन हर 250 वर्कर में। हाँ, 1 क्रैच इफ मोर देन क्या बोलते हैं 30 वुमेन वर्कर अगर काम करे। क्रैच क्या होता है, वेयर स्मॉल चिल्ड्रन आर लुक्ड इनटू, मतलब कि मान लो जैसे औरतें, मतलब आपने मान लो आपने एक वुमेन हो और आपने एक इंडस्ट्री खोल ली है जो कि होममेड है, होममेड भी नहीं मतलब एक इंडस्ट्री है जिसमें सिर्फ वुमेन काम कर रही है। तो वहां पे ऑब्वियसली अगर 30 वुमेन से ज्यादा है तो ऑब्वियसली उनमें से कुछ बच्चे होंगे। ठीक है, तो एक क्रैश होना चाहिए। एक क्रैश मतलब एक एरिया जहाँ पे भाई वो बच्चे अब मतलब बच्चे खेल सके, छोड़ सके। जो होता है ना कुछ जगह पे कि ऐसे बच्चों के लिए 3-4 ऐसे खिलौने रख देंगे, एक एरिया रख देते हैं, तो क्रैश नाम से। तो ये 1 क्रैच इफ मोर देन 30 वुमेन वर्कर्स आर अवेलेबल। अंडर दिस एक्ट 29 डिजीज आर नोटिफाइबल। ठीक है, 29 डिजीज नोटिफाइबल होती है। इफेक्टिव वर्कर मतलब फैक्ट्री में भी अब भाई किसी एक व्यक्ति को कोई बहुत ही भारी इंफेक्शन हो गया, मान लो उस व्यक्ति को टीबी हो गया। हाँ, और अगर आपको पता चलता है कि उसको टीबी हुआ तो आप नोटिफाई करेंगे कि भाई इनको टीबी हुआ है। ठीक है, अब भले ही वो छुपाना भी चाहें, ठीक है, अगर उनके उसमें आ गया, आपके एग्जामिनेशन पे आ गया, आप जो मेडिकल एग्जामिनेशन करते हो उसमें अगर आपको डिटेक्ट हो कि इनको टीबी है, तो आपको वो नोटिफाई करना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी, एंड साथ साथ जो आपका सीनियर अथॉरिटी उनको भी, एंड उन कलीग्स को भी, और उनको बोलना पड़ेगा कि आप पूरा कह के आप काम पे वापस आ जाइए, पर अभी पहले पूरी ट्रीटमेंट लीजिए, नहीं तो ये और फैलेगा। ठीक है, ईएसआई एक्ट, अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ईएसआई एक्ट क्या है, ईएसआई एक्ट का क्या हिसाब किताब है, तो ये चलो देखते हैं। ईएसआई एक्ट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में आया था। स्कोप ऑफ ईएसआई एक्ट क्या है, कवर ऑल फैक्ट्रीज इन इंडिया एक्सेप्ट माइंस, डिफेंस और रेलवे, बाकी सब में अप्लाई होता है। हाँ, ऑल्सो अप्लाई टू ऑल नॉन सीजनल फैक्ट्री एम्प्लॉइंग 10 to more वर्कर्स फॉर वेज ऑन एनी डे इन इम्प्लीमेंटेड एरियाज। कि भाई कुछ नॉन सीजनल फैक्ट्रीज भी होती है ना, कि भाई नॉन सीजनल यानी कि जैसे मान लो राखी है, अब किसी टाइम पे राखी, अब जब राखी के टाइम पे राखी की सेल ज्यादा होगी, तो उस टाइम पे कुछ ऐसे सेटअप डाल दिए कि भाई अभी अपन एक कारखाना, एक एरिया अपन ने अलॉट किया जहां पे अपन 2 महीने पहले से राखी बना रहे, या फिर 2-3 महीने पहले से अपन से पतंग ही पूरी मैन्युफैक्चर हो रही है। ठीक है, तो वो भी फैक्ट्री अगर 10 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं तो उसमें भी अप्लाई होता है ईएसआई एक्ट। ऑल्सो कवर शॉप्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, थिएटर, सिनेमा, न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट, ये सारे। तो ईएसआई बहुत ही
वाइडली लगभग सारी ही जगह एप्लीकेबल होता है जो भी कमर्शियल आप देखते हैं। मेडिकल इंस्टीट्यूशन इन सर्टेन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, तो इसमें भी अपना ईएसआई एक्ट लागू होता है। कवर्स ऑल स्टेट एक्सेप्ट सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अदर्स यूटीज ऑफ दिल्ली। तो ये आई थिंक अब मेरे को एग्जैक्ट अभी इसके बारे में नहीं पता कि अभी ये चल रहा है कि नहीं। आई थिंक शायद अब हर जगह हो गया होगा, काफी टाइम हो चुका है, थोड़ा सा पुराना डेटा ये लाइन, अभी मेरे ख्याल से मेरे को लगता है कि हो चुका होगा हर जगह एप्लीकेबल। ठीक है। कवर ऑल एम्प्लॉयज गेटिंग इनकम अप टू 21,000 पर मंथ। पहले 15,000 थी, अब कितनी है कि भाई अगर किसी व्यक्ति को 21,000 पर महीने के हिसाब से अगर उसको इनकम मिल रही है एटलीस्ट, तो उसको ईएसआई, तो ईएसआई एक्ट मतलब ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट उस पर ऊपर लागू है। अप टू लिखा है, हाँ, मतलब 21,000 से कम है ना, 21,000 से कम, 21,000 से ज्यादा वाले भी आ गए इसमें, 21,000 से कम वाले वो टू जितने एटलीस्ट, उसके बाद के तो है ही है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर इज द चेयरमैन। ठीक है। ये अपडेट इन 2019 2019 पे एक अपडेट आया था क्या कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एक्ट इज, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है इसमें 4.7% टू 3. मतलब जो एम्प्लॉयर का मतलब क्या हो गया कि भाई जो काम कर रहा है, और एम्प्लॉय यानी कि क्या हो गया जिसने जो आपसे काम करवा रहा है, ऐसे है ना कि उल्टा है, देख लूं क्या यार, 1 मिनट देख लेता हूं। एम्प्लॉयर इज द इंडिविजुअल एंटिटी दैट हायर, एम्प्लॉयर यानी अच्छा हाँ, उल्टा बोल रहा था, एम्प्लॉयर जो कि आपको हायर करेगा, एम्प्लॉय जो कि वर्क करेगा। ठीक है ना। तो एम्प्लॉयर यानी कि भाई मैं अगर एज ए एम्प्लॉयर काम कर रहा हूँ, तो मान लो मैंने किसी को हायर कर लिया है अपना काम कराने के लिए, तो मैं एम्प्लॉयर कहलाया, और वो जो व्यक्ति जो काम कर रहा है मेरे लिए वो एम्प्लॉय कहलाएगा। ठीक है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है 4.7 टू 3.25%, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा 1.72। तो ये बेनिफिट टू 3.6 करोड़ एम्प्लॉयज एंड 12.85 लाख एम्प्लॉयर्स। ठीक है। फिर एप्लीकेबल ऑनवर्ड, तो ये इतना याद नहीं रहेगा तो भी ठीक है। टोटल रेट ऑफ वर्कर कंट्रीब्यूशन, ये भी नहीं याद नहीं रहेगा, चलेगा। ठीक है। इस पे एक चीज, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर मेडिकल एक्सपेंडिचर, तो 8:1 के हिसाब से चलता है ना। हाँ कि भाई नहीं, 8 नहीं, स्टेट देती है, स्टेट 1:8 के हिसाब से चलता है, 1:4 के हिसाब से चलता है। तो भाई मेजोरिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, कुछ हिस्सा स्टेट भी देता है। इसका मैं एग्जैक्ट डेटा अभी अपन आगे देखते हैं, कुछ तो बता ही देता हूँ यार। ये थोड़ा चिल टाइप का चल रहा है ना आज, एकदम जल्दबाजी भी नहीं, आराम आराम से करो। 1:7 चलता है। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट कितना देगा, मान लो जैसे कि 100 रुपए है, ठीक है, तो 100 रुपए में से अपना 100 नहीं यार, कुछ ऐसा जो कि इजीली हो पाए, डिवाइड हो पाए। 1:7 का हिसाब चल रहा है कि स्टेट 1 देगा तो सेंटर 7 देगा। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा होता है, ज्यादा फंड होते हैं, ज्यादा बजट होता है। स्टेट गवर्नमेंट का थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता रहता है, हर स्टेट का अलग अलग चलता है, इसीलिए तो 1:7। तो ये 1:7। ठीक है। स्टेट 1, सेंट्रल गवर्नमेंट 7। ठीक है। तो 1/8 यानी कि मान लो 70 रुपए, 70 रुपए में से 7 रुपए जो हैं वो 7 ही हो ना, 10% हो गया। अब तुम बांट लेना है 1:7 जिसके हिसाब से भी करोगे। ठीक है। बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय अंडर ईएसआई एक्ट, तो क्या क्या बेनिफिट हो जाते हैं, तो मेडिकल बेनिफिट मिलता है, ये सारे फुल मेडिकल केयर होगा, सबको मेडिकल केयर मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, सिकनेस बेनिफिट, जो ये मेडिकल बेनिफिट भी है ना, तो ये एक हॉस्पिटल होते हैं अपने अलग से ईएसआई हॉस्पिटल। कुछ मतलब क्या हो जाते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स इंडिविजुअल खुले रहते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जो कि टाई अप में होते हैं, जिसके अंदर ईएसआई एक्ट अप्लाई होता है। ठीक है। तो उनको क्या होता है कि जैसे मान लो आप एक एम्प्लॉयर, मतलब आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो ना, आपने फिर क्या है, आप ईएसआई के थ्रू हॉस्पिटल गए, तो वो जो बिल होगा वो पूरा यही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर पे जाएगा। इसमें सबसे बड़े जो झमेला है अभी एग्जैक्ट मैं बताऊं ना, जो कि रिसेंट मैंने सुना है, वो है ये बहन के लौड़े जो जो बाबू लोग है ना, ये लोग फाइल नहीं आगे बढ़ाते, ये नहीं करते, तो इनको चप्पल मारने की बहुत जरूरत है, इनको जूते मारने की बहुत जरूरत है। ठीक है।
यही वो लोग हैं, इसकी वजह से होता ही है कि जो जिसको जरूरत भी होती है ना, वो फिर कहता है कि यार जब तक हमको ये ईएसआई के थ्रू गए तो पैसा भी लग रहा है, टाइम भी लग रहा है, इमरजेंसी रही तो भाई उससे अच्छा तो हम पैसे लौटाने को तैयार हैं। कुछ लोग को पता नहीं रहता, जिनको पता भी रहता है तो कहते हैं कि बाबू और ये सब बहुत बहुत झमेला करते हैं। तो भाई अगर आपको सब पता चले ना कि कोई हरामखोर बाबू ऐसा कुछ कर रहा है, बेधड़क, भाई सही बता रहा हूँ, बेधड़क उसकी कंप्लेन करो, कंप्लेन कर लो। वीडियो हो रहा है तो वीडियो कर लो, उसके बाद भी नहीं तो भाई मैं तो ये कहूंगा भाई कि जो जो पेशेंट है उसके घर वाले, भाई उसको बोलो भाई ये बंदे को पीटो, तुम पीटो मारो एकदम, ऐसा भी बहुत ही ज्यादा, लेकिन पीट दो सही था, सिंपल सा, तभी हाईलाइट होगा। मतलब वही है, बाय हुक और बाय क्रुक वाली बात हो जाती है कि भाई मानते नहीं, आप बोलते शांति से, सब शांति से हर चीज नहीं होती, पहली बात तो ठीक है। मैं बिल्कुल वो बंदा नहीं हूँ जो कि कहूँ कि सारी चीजें शांति वांति से होती है। हाँ, कुछ जगह पे हाथ चलाने भी जरूरी है और वहां पे चलाने भी चाहिए। निहत्ता विहत्ता भी क्या मतलब, जो ठीक है किसी की गलती हो गई है एटलीस्ट देख लो, ठीक है। आप उल्टा करते हो, आप जूनियर्स पे ज्यादा हाथ चलाने का शौक रखते हैं, कुछ कुछ बहन के लंड, मेरे हिसाब से ये बहुत रोला जम जाएगा। नहीं, जो सही है उस पर एटलीस्ट वहां पे मुंह खोलना आपको आना चाहिए, वो आपके एटलीस्ट स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपको बोलने आना चाहिए, ठीक है। सिकनेस बेनिफिट तो 70% एवरेज डेली वेजेस आपको मिलेंगी एंड पेबल अप टू पेबल फॉर 91 डेज इन एनी कंटेस्ट पीरियड ऑफ 360। मान लो कि भाई आपको सिकनेस हो गई है, कुछ सीवियर सिकनेस हो गई है, तो आपको आपकी डेली वेज थी 100 रुपए, तो 100 में से आपको 70 रुपए, 70% तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे फॉर पेबल फॉर 91 डेज इन एनी कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 365 डेज में। सर एक साल में आपको 90 दिन तक के ऐसे मिल सकते हैं। वही बात है, वो बाबू बहन के लैंड फाइल आगे नहीं बढ़ाते या वो अटके रह जाते हैं, ऐसा ऐसा। एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट क्या है, पेबल फॉर 2 ईयर एक्सटेंशन फॉर अ सेट ऑफ 34। अगर इन 34 डिजीज में से आपको कोई एक डिजीज हो गई तो आप 2 साल तक की आप छुट्टी या मतलब सिकनेस आप लीव भी ले, 2 साल तक की नहीं, आप 2 साल तक के आपका एक्सटेंड हो जाएगा कि आप जब जब छुट्टी लेंगे, ठीक है, आपके केस थोड़े ऊपर नीचे, आपका थोड़ा सा बिगड़ रहा है, आपकी हेल्थ बिगड़ रही है, तो आपको उस टाइम पे 80% ऑफ वेज मिलेगी। आपकी 100 रुपए अगर दिन की दिहाड़ी है तो उसमें से 80 रुपए आपको मिल जाएंगे, अगर आप पे ये अप्लाई हो रहा है तो। एनहेंस सिकनेस बेनिफिट क्या है, फुल एवरेज डेली वेज फॉर अ ड्यूरेशन अप टू 7 डेज इन केस ऑफ वेसेक्टोमी एंड 14 डेज इन टिबेक्टोमी। मतलब अगर आपने इनमें से वेसेक्टोमी टिबेक्टोमी कराई है, अगर औरत ने टिबेक्टोमी कराई तो उसको 14 दिन तक के वो छुट्टी लेगी एंड छुट्टी के साथ साथ उसको पूरी की पूरी फुल एवरेज डेली वेज है वो मिलेगी, वो कैलकुलेट होती है उस हिसाब से कितना चल रहा है, ठीक है। और वेसेक्टोमी में 7 दिन तक के। मैटरनिटी बेनिफिट क्या है कि फुल एवरेज डेली वेज, ठीक है, पूरी वेज मिलेगी अप टू ड्यूरेशन ऑन अप टू 12 वीक्स कन्फाइनमेंट और 6 वीक। अगर आपका मिस कैरेज हो गया तो 6 हफ्ते तक के आपको फुल एवरेज डेली वेज मिल जाएगी, या एमटीपी आपका हुआ है 4 वीक तक के भी मिल सकती है। सिकनेस अराइजिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी कन्फाइनमेंट एंड प्रीमेच्योर बर्थ, तो ये वही है कि आप छुट्टी मारे तो भी आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। क्या हो रहा है ये, आई थिंक बाहर से आवाज आई है। फिर अब कहाँ पे टेम्पररी डिसेबलमेंट बेनिफिट, तो 90, अगर आपकी टेम्पररी कोई डिसेबलमेंट हो गई है, डिसेबिलिटी हो गई है, आपको छुट्टी लेनी पड़ गई है, तो उसके लिए भी आपको 90% एवरेज डेली वेजेस मिलती है। परमानेंट डिसेबलमेंट में क्या हो जाता है, 90% आपको फिर भी मिल रहे हैं फॉर लॉस ऑफ अर्निंग एज वर्कड आउट बाय मेडिकल बोर्ड। एक मेडिकल बोर्ड बैठेगा, वो डिसाइड करेगा कि भाई क्या इनको परमानेंटली इनकी डिसेबिलिटी हो गई है, और अगर हो गई है तो अप्रूव करते हैं और आपको फिर 90% ऑफ डेली वेज आपको मिलेगी। मतलब आप काम पे आ रहे हैं कि जैसा भी नहीं आ रहा है, वो डिपेंड करता है। डिपेंडेंट्स बेनिफिट भी होता है, पेंशन एट रेट ऑफ 90% ऑफ वेजेस, कि अगर मान लो कोई डिपेंडेंट है, ठीक है, कोई 60 साल के उसके, 60 नहीं, कोई 70 साल के उसके माताश्री थी और जो वर्कर है उसकी डेथ हो गई, कुछ हो गया, तो अब माताश्री को एटलीस्ट जो भी उसका मान लो 400 रुपए, हाँ 400 रुपए उसको दिन के जैसे वेज थी उसकी, या महीने के उसको 10,000 मिलते थे पूरे महीने भर में, तो उसका 90% है 9,000 रुपए माता जी को दिए जाएंगे पेंशन। ये सब रूल्स हैं, मतलब लेजिस्लेशन एक्ट है, ये कोई हवा में बात नहीं चल रही है, ये लेजिस्लेशन एक्ट है ये पूरी, ठीक है। फ्यूनरल एक्सपेंस कैश नॉट एक्सीडेड ₹15,000, 15,000 से लेस तक का कैश अगर तो फ्यूनरल भी आप करा, मतलब हो सकता है। अब ईएसआई के थ्रू आपको फ्यूनरल कराने का भी प्रावधान प्राप्त है। हाँ, रिहेबिलिटेशन कॉस्ट द ₹10 पर मंथ टू इंश्योर्ड पर्सन एंड हिज फैमिली मेंबर कंटिन्यू टू गेट मेडिकल ट्रीटमेंट, ये तो बहुत
कम है, उस जमाने पे शायद ज्यादा होगा ये जैसा भी, या 10 का अभी पता नहीं कितना होगा। 10 रुपए पर मंथ मिलते हैं इन शॉर्ट पर्सन। मान लो कोई ट्रीटमेंट ले रहा है टीबी का, तो उसको महीने के 10 रुपए या 20 रुपए जितने भी होंगे वो मिलेंगे एंड इस फैमिली मेंबर टू कंटिन्यू टू गेट मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्यूपेशनल हेल्थ इस मेरे नोट से खत्म होता है, फिर भी मैं कुछ चीजें ऐसी है जो कि अर्पित सर के नोट से मैं बता देता हूँ, ताकि भाई आपको कोई भी चीज छूटे ना। तो मैंने एक बार अपना रिवीजन भी हो जाएगा, और कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो उसका अगर कोई डाउट है भी तो भी उसके साथ साथ क्लियर और होते चल जाएंगे इन डिटेल। ठीक है, तो मेरे को 1 मिनट दो, मैं जब तक खोल लूँ नोट्स खोल लूँ प्रॉपर। तो कहाँ थे भाई, अपन चालू करते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ फिर से। मतलब अभी अपन अर्पित सर के भी नोट्स को मैं एक बार पूरा थोड़ा थोड़ा जो जो चीजें, तो एर्गोनॉमिक्स का अगर कोई तुमसे पूछे तो वही फिटिंग द जॉब टू द वर्कर या राइट जॉब टू द राइट पर्सन। तो यही वही बात है, जैसे कोई ब्लाइंड पर्सन है उसको तुम स्कूल बस चलाने को नहीं दोगे, तुम उसको बोलोगे भाई डेस्क पे बैठो, आप फोन कॉल कर लो या बात कर लो, ऐसा ऐसा कुछ कुछ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो तुमको पता ही है। अचीव म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ मैन एंड हिज वर्क फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी एंड वेलबींग, इंक्लूड एडजस्टिंग द वर्कर टू हिज जॉब, डिजाइनिंग मशीन। कि भाई मशीन तो उस हिसाब से डिजाइन करोगे ना, जैसे अब कोई व्यक्ति ब्लाइंड है तो अब वो देख नहीं सकता, तो भाई तुम उसको टच स्क्रीन फोन थोड़ी ना दे दोगे हाथ में, तुम उसको बोलोगे भाई। तो अपन ने डिजाइन कर दिया, मशीन में डिजाइन कर दिया अपन ने। वॉइस जो अपने क्या बोलते हैं, वॉइस टाइपिंग हो गई या फिर वॉइस सर्च हो गए। ठीक है, तो अपन उस तरीके से वो व्यक्ति तो काम कर सकते, बोल तो सकता है ना। इम्प्रूवमेंट बोथ एफिशिएंसी ऑफ बोथ मैन एंड मशीन्स। ठीक है, फिर यहाँ पे फिजिकल एर्गोनॉमिक्स में भाई फिजिकल फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। कॉग्निटिव पे इंजीनियरिंग साइकोलॉजी, परसेप्शन रीजनिंग मोटर रिस्पॉन्स, जैसे वर्कलोड डिसीजन मेकिंग एरर ट्रेनिंग, या आर्मी या पुलिस वाले यहाँ पे बहुत जरूरत हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशनल में मैक्रो एर्गोनॉमिक्स जैसे हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, पॉलिसीज, प्रोसेस, मोटिवेशन, सुपरविजन, एथिक्स, टीम वर्क, ये सब अलग अलग अपने टाइप्स हो जाते हैं एर्गोनॉमिक्स के। ऑक्यूपेशनल हेल्थ का बस एक डेफिनेशन, टू प्रमोट एंड मेंटेन हाईएस्ट डिग्री ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ वर्कर इन ऑल ऑक्यूपेशन। फिर यहाँ पे मैंने एक तो तुमको पता होनी चाहिए सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पे, मुंबई पे। ठीक है, और एक सेंट्रल माइनिंग वाइनिंग तो ये नहीं पूछेगा, लेबर इंस्टीट्यूट का पूछ लेता है। बाकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ अहमदाबाद में। और ये नीरी, नीरी तो भाई मैं इसलिए पर्सनली बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बाहर से इसका देखा है नीरी का बोर्ड नागपुर पे। मेरा ऐसे में ट्रीटमेंट जब चल रहा था मैं काफी नागपुर के चक्कर लगाता था, तो मेरे को पता है नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि नागपुर में है। फिर आते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड में, तो वही हैजार्ड के लिए डिजीज अराइजिंग आउट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ऑक्यूपेशनल डिजीज कहलाएगी। कौन कौन से क्या बोल सकते हैं डिजीज, फिजिकल एजेंट पे तो हीट के बारे में अपन सब बात कर चुके हैं। मैं बस एक मोटा मोटा बता दे रहा हूँ, जैसे हीट सिंकोपी, सिंकोप में क्या होता है, वेसोडाइलेशन होगा, वेसोडाइलेशन से पूलिंग ऑफ ब्लड इन लोअर लिम्ब, इम्पेयर्ड कार्डियक फिलिंग। ठीक है, हीट सिंकोपी में ब्रीफ पेंटिंग विद सेल्फ रिकवरी, पेशेंट में हैव हाइपरटेंशन, मतलब हाइपरटेंशन हो सकता है, ट्रीटमेंट इसका शिफ्ट टू कूलर एरिया। हीट क्रैम्प्स में क्या होता है, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट की वजह से आपको हीट क्रैम्प्स होते हैं, सीन इन एथलीट्स, इंक्रीज स्वेटिंग ड्यू टू ओवर एक्सर्शन। फिर हीट हाइपरपायरेक्सिया, हाइपरपायरेक्सिया में इम्पेयर्ड हीट रेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, मतलब नॉर्मल कितना होता है 37.5 डिग्री सेल्सियस, तो ये 1.5 से 2 डिग्री ऊपर बढ़ा एंड आपको हीट हाइपरपायरेक्सिया हो गया। ड्राई हॉट स्किन हो जाएगी एंड स्वेटिंग प्रेजेंट रहेगी। हीट एग्जॉस्शन में क्या होगा, सॉल्ट वाटर इम्बैलेंस, इसकी वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर है वो 40.5 डिग्री सेल्सियस या उससे कम पे रहेगा, लेकिन अच्छा खासा बॉडी टेम्परेचर हो गया आपका, है ना। मॉइस्ट स्किन रहेगी, इसमें स्वेटिंग प्रेजेंट रहेगी, सॉल्ट वाटर रिप्लेसमेंट इसका ट्रीटमेंट है। हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक में क्या, फेलियर ऑफ हीट रेगुलेशन। हाँ, हीट रेगुलेशन आपका हीट सेंटर, जैसे हीट सेंटर क्या है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस आपका थोड़ा सा दिक्कत कर गया और हीट रेगुलेट नहीं कर पाया, तो आपका बॉडी टेम्परेचर कितना पहुंच गया, मोर देन 40.5 डिग्री सेल्सियस। वहां पे आपकी ड्राई हॉट स्किन होगी, यहाँ पे स्वेटिंग नहीं होगी, सबसे मेन चीज यही है, हीट स्ट्रोक पे स्वेटिंग नहीं होती, बाकी सब में स्वेटिंग प्रेजेंट है, इसमें हीट स्ट्रोक में स्वेटिंग नहीं मिलेगी। इसमें ट्रीटमेंट क्या है, रैपिड कूलिंग, एकदम ठंडा करो जल्दी जल्दी। कोल्ड में ट्रेंच फुट होता है, ट्रेंच फुट में क्या है, वेट इंजरी, वेट इंजरी है एक तरह की, और इसमें ऑकर ड्यू टू इमर्जन ऑफ फुट इन कोल्ड वाटर, आइस या स्नो। ठीक है, स्वेलिंग एंड पेलनेस ऑफ फुट, तो ये आपको ऐसा ट्रेंच फुट देखने को मिलता है। फ्रॉस्ट बाइट में, फ्रॉस्ट बाइट क्या हो जाता है, पहले फ्रॉस्ट बाइट में पहले होती है फ्रॉस्ट निप, फ्रॉस्ट निप से सुपरफिशियल फ्रॉस्ट बाइट और डीप फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट एक्चुअली में
ये है डीप फ्रॉस्ट बाइट। ये देखो फ्रॉस्ट निप में क्या हुआ, जैसे आप एकदम ठंडे जगह हाथ दे दोगे तो आपका एकदम सेंसेशन ना ऐसा थोड़ा जल सा जाएगा। जलने की वजह से फिर सुपरफिशियल फ्रॉस्ट बाइट में आपको ऐसी स्वेलिंग आ जाएगी, और डीप में तो ये पूरा ही, ये मतलब ये पूरा एम्पुटेट करने तक का आ गया ये हिसाब किताब। ठीक है, तो इसको आपको अलग ही करना पड़ेगा। ये पूरा मतलब सर्कुलेशन नहीं हो पाया है, बस सर्कुलेशन पूरा ही रुक चुका है, एंड सर्कुलेशन ना होने की वजह से गैंग्रीन हो चुका है। एंड अब आपको ये जो ये जितना एरिया दिख रहा है ना, ये ब्लैक सा, ये पूरा आपको अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रीजिंग ऑफ टिश्यू, फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल टिश्यू। ट्रीटमेंट क्या है इसका, रिवॉर्म टू 42 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 to 30 मिनट्स। ठीक है, ये इसका ट्रीटमेंट है फ्रॉस्ट बाइट का। बाकी डीप हुआ तो आई थिंक बहुत मुश्किल होता है बचाना, ज्यादातर तो जैसे आर्कटिक रीजन पे ऐसा होता है, देखने को मिलता है, तब फिर आपको मतलब एम्प्यूटेट ही करना पड़ जाता है। चिल ब्लेन और ये सब तो इतना नहीं भी करोगे चलेगा। लाइट की वजह से आपको क्या क्या हो सकता है, पुअर इल्यूमिनेशन या एक्सेसिव ग्लेयर, ऑक्यूपेशनल कैटरैक्ट, माइनर निस्टैग्मस हो गया। प्रेशर की वजह से आपको ईयर एम्बोलिज्म, काइसन डिजीज, नॉइज की वजह से ऑडिटरी, इतनी सारी डिजीज आप बता सकते हो। वाइब्रेशन की वजह से वाइट फिंगर इन ड्रिलर्स, जो ड्रिल करते रहते हैं ना वैसे एकदम चलते रहते हैं। तो आफ्टर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू वाइब्रेशन, फाइन ब्लड वेसल्स ऑफ फिंगर बिकम एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू स्पैज्म। डिजीज ड्यू टू केमिकल एजेंट, केमिकल एजेंट की वजह से इनहेलेशन। तो ये एक्चुअली में ना, ये 20 नंबर पे क्लासिफिकेशन आपको रटा होना चाहिए। तो आप एक दो बार इसको लिखोगे, बना लोगे ना, तो आपको याद भी हो जाता है, और आप खुद भी एटलीस्ट 10 चीजें है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये 9 चीजें, 9 में से आप 6 भी बता पा रहे हो, फिजिकल के, केमिकल के आप 2-3, तो आपका एक आंसर बन जाता है, प्रॉपरली आप फ्रेम कर पाते हो। और जितना डिटेल में लिखोगे और उतनी अच्छी बात है। और कोई बहुत इस चैप्टर में ना वो नहीं है, अति ज्यादा कंसेप्ट भी नहीं है इसमें, बस बेसिक बेसिक जीके वाली बातें हैं। गैसेस, इनहेलेशन में क्या होगा, गैसेस हो गए, गैसेस में कोल गैस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो सकती है, अमोनिया की पॉइजनिंग हो सकती है। फिर अगर डस्ट है तो डस्ट के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो आप न्यूमोकोनियोसिस, न्यूमोकोनियोसिस में क्या, इनऑर्गेनिक डस्ट की वजह से कोल डस्ट एंथ्राकोसिस, सिलिका सिलिकोसिस, एस्बेस्टोस एस्बेस्टोसिस, आयरन से सिडरोसिस। ऑर्गेनिक डस्ट के कांटेक्ट में अगर आप आ रहे हैं तो केन फाइबर से बेगोसोसिस, वही शुगर केन है, कोई और केन्स हो गए। कॉटन डस्ट से बिसिनोसिस, टोबैको से टोबैकोसिस, और हे या ग्रेन डस्ट से फार्मर्स लंग। ठीक है, फिर मेटल के कांटेक्ट में अगर आप आए, इनहेलेशन कर लिया आपने मेटल, तो लेड, मरकरी, आर्सेनिक इंडस्ट्री में आपको इनकी पॉइजनिंग हो जाएगी। फिर लोकल कांटेक्ट, लोकली आप अगर हाथ छू रहे हैं या कोई टच में आ रहा है, तो केमिकल्स के आप ऑब्वियसली केमिकल कोई पैकिंग कर रहे हैं, आप ग्लव्स नहीं पहन रहे, तो पेस्टिसाइड या मशीन ऑयल, हाँ सॉल्वेंट में जैसे बेंजीन, बेंजीन से अपन को कैंसर हो रहा था जैसे अपन देख रहे थे। हाँ, एल्कलीज हो गई, डर्मेटाइटिस। फिर इंजेक्शन अगर कोई खा लिया तो इन लेड, मरकरी, आर्सेनिक, मतलब खाना भी इन द सेंस कि भाई वो जो डस्ट है वो ऑब्वियसली उड़ के आपके मुंह से, और आप खा भी गए, थोड़ा सा आपके जीभ के थ्रू अंदर चले गया, तो हो सकता है, बहुत इजीली हो सकता है ये चीज। तो ये हो गया केमिकल एजेंट। फिर बायोलॉजिकल एजेंट की वजह से ब्रुसेलोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस, एक्टिनोमाइकोसिस, बर्ड पेंसियर स्लंग, एवियन या बर्ड ड्रूपिंग। ठीक है, तो ये जो एवियन बर्ड ड्रूपिंग है ना, ये एक्चुअली में दिक्कत पता है, ये होते हैं अपने कबूतर की वजह से। इसलिए कबूतर जो भी आते हैं ना, उनको मतलब थोड़ा सा भगा देना चाहिए, तो उनको एकदम ही उनकी पॉपुलेशन न बंद बढ़ने दो, नहीं तो आपको ही दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आपको लंग डिजीज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनकी ड्रूपिंग्स के थ्रू जो ड्रूपिंग्स होती है वो ड्राई हो गए, ड्राईनेस होने की वजह से वो जो बैक्टीरिया होता है या फंगस होते हैं वो एनवायरनमेंट पे आती है, और आप उसको इनहेल कर गए तो आपको ये बर्ड फैंसियर्स लंग नाम की डिजीज हो सकती है ना। इसके केसेस अभी बीच में दिल्ली में थोड़े से बढ़ गए थे। फिर डिजीज ऑफ साइकोलॉजिकल एजेंट्स अराइज इन वर्कर हु फेल टू अडॉप्ट वर्क प्लेस एनवायरनमेंट, सिकनेस, एब्सेंटिज्म, मैल एडजस्टमेंट, डिप्रेशन, ड्रग अब्यूज, स्ट्रेस है, हाइपरटेंशन है कि भाई नहीं जम रहा काम यहाँ का, मैकेनिकल हैजार्ड्स, एक्सीडेंटल इंजरीज हो सकते हैं, मशीनरीज में हाथ घुस गया आपका। ठीक है, ऑक्यूपेशनल कैंसर में स्किन, लंग, ब्लैडर, ल्यूकेमिया। फिर ऑक्यूपेशनल डर्मेटोसिस में डर्मेटाइटिस, एक्जिमा। तो इतनी सारी चीजें हो सकती है भाई, ये आप देख सकते हो। ये सर ने निमोनिक दिया तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, आपको चीजें याद हो जाएंगी। फिर डिकम्प्रेशन का तो इतना मैंने पहले ही बता दिया था, नाइट्रोजन, इस पे अपन इतनी बात नहीं करेंगे। कैसन डिजीज तुमको पता है, एक बार देखना चाहो तो देख सकते हो। जैसे बेंड्स जो होता है ना, बेंड्स में पेन होता है जॉइंट्स में, बाकी और भी चीज होती है। बाकी मैं तुमको जो बताना चाह रहा हूँ, मैंने मार्क करके रखे थे जो जो मेन चीजें हैं।
तो मेन क्या हो गया, जैसे एक ये पूछ लेते हैं तुमसे, हाँ ये हेप और हेस, इसके फुल फॉर्म बता दो, ये है क्या एक्चुअली में। एक्यूट माउंटेन सिकनेस पे, जो कि मान लो अब तुम ऐसा नए नए अभी वो बने हो, क्या अपने ट्रैवल गाइड बने हो, टूर गाइड जो भी बने हो, तो तुम अब पहाड़ों में लोगों को घुमाते हो, अब नए नए बंदे हो, अब तुम पहुंचे किसी पहाड़ी में, तुमको ही दिक्कत हो गई, तुम ही बेहोश हो गए। हाँ, तो इसमें हो कर रहा है एक्यूट माउंटेन सिकनेस पे तुम्हारी बॉडी अभी एक्लिप्टाइज नहीं हुई है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है लो, जो कि एल्कलोसिस कराएगा, और उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आती है। अभी फार्मा में भी जिसने पढ़ा होगा, तो फार्मा में बताया था ना, कौन सी कौन सी ड्रग थी यार, कार्बा कार्बाजोल थी, कौन सी ड्रग थी ना जो कि देते हैं, मैं भूल गया उसका ड्रग का नाम, देखना पड़ेगा। टाइप्स कौन कौन से मेनली, तो एक माइल्ड होता है, माइल्ड टाइप में आता है हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, एसेटोजोलामाइड, हाँ एसेटोजोलामाइड अपन देते हैं मोस्टली प्रोफिलैक्सिस पे, और एक्यूट माउंटेन सिकनेस पे अपन उसको यूज करते हैं। फिर सीरियस, अगर कोई सीरियस आपको एक्यूट माउंटेन सिकनेस हो रही, तो उसमें हेप हो सकता है, एटीट्यूड हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, या हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा, या तो लंग्स में एडिमा हो सकता है, या फिर आपके दिमाग में। तो सीरियस कंडीशन हो गई ना, दोनों ही आपके लिए वाइटल ऑर्गन है। ट्रीटमेंट क्या है, एक्लिमेटाइजेशन, धीरे धीरे भाई, शुड नॉट असेंड मोर देन, मतलब एक बार में आप 1 मिनट के अंदर आप इतने मीटर से ऊपर मत चढ़ो, या इतनी हाइट में मत जाओ, जैसे आप हेलीकॉप्टर पे हो ना, स्लोली स्लोली आप ऊपर जाओ, ऐसा नहीं एकदम से ऊपर पहुंचे एंड आप एक्लिमेटाइज नहीं हो, आपकी बॉडी एक्लिमेटाइज नहीं हुई है, एंड आपको दिक्कत हो सकती है। न्यूमोकोनियोसिस में जो सबसे ज्यादा मेन चीज है वो मैं बता दे रहा हूँ, तो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू डस्ट 0.5 to 3 माइक्रोन्स मोस्ट डेंजरस होते हैं, बता चुका हूँ मैं। न्यूको कोई क्योर नहीं है न्यूमोकोनियोसिस का, ठीक है, सबसे मेन चीज। फिर बात करते हैं यहाँ पे सिलिकोसिस में। सिलिकोसिस क्या है, ग्राइंडर डिजीज के नाम से जाना जाता है, मोस्ट कॉमन न्यूमोकोनियोसिस इन द वर्ल्ड, फर्स्ट रिपोर्टेड इन केजीएफ, कोलार गोल्ड माइंस, केजीएफ भाई, कॉज बाय सिलिकॉन ऑक्साइड, रॉकी भाई के इसमें कॉज बाय सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 की वजह से ये होता है। फिर अपन माइनिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, ऑक्यूपेशन माइनिंग इंडस्ट्री वाले, सैंड ब्लास्टिंग वाले, गोल्ड है ना बस, तो वहां भी ब्लास्टिंग होती है, सैंड ब्लास्टिंग और ये सब चीजें होती है। कॉजेज एल्वेलाइटिस, नोडल फाइब्रोसिस, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलता है इसमें एक्सरे में, ठीक है, ऐसा स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस के भाई एकदम पूरा जितना लंग है, ये पूरा देखो ना, इतना लंग्स होना चाहिए था, ये पूरा भाई कितना ज्यादा ये डेंस दिख रहा है तुमको ये एरिया, हाल खराब हो चुके हैं काफी। ये सब वाइटिश वाइटिश मतलब ये इतना नहीं दिखता है, नॉर्मल तुम एक्सरे देखोगे ना तो इस तरह का नहीं दिखता। प्रिवेंटिव मेजर, डस्ट कंट्रोल या हाइड्रोब्लास्टिंग, ये सब तो ठीक है। सबसे मेन है जो कि है सिलिको ट्यूबरक्लोसिस, ये इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं तुमसे अलग से, तो इसका ऐसे केस स्टडी पे जाती है। पेशेंट विद सिलिकोसिस पर्टिकुलरली ससेप्टेबल टू ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन, ठीक है, जो सिलिकोसिस है जिन पेशेंट्स को, वो ससेप्टेबल हो जाते हैं टीबी के लिए, और उस कंडीशन बोल देते हैं अपन सिलिको ट्यूबरक्लोसिस। चिल्ड्रन वुमेन ट्यूबर डज नॉट डेवलप टीबी, ये सब तो अलग चल रहा है, मैन ही कर रहा है जो कर रहा है, आदमी मर्द तो सबसे ज्यादा जल्दी हो जाती है चीजें। इट इज थॉट दैट सिलिका डैमेज पल्मोनरी मैक्रोफेज इनहिबिटिंग देयर एबिलिटी टू किल माइकोबैक्टीरिया। मान लो आप किसी कांटेक्ट में आए और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो आप वो माइकोबैक्टीरिया किल भी हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, ठीक है। अब आपके क्या हो गया, सिलिका की वजह से आपके पल्मोनरी मैक्रोफेजेस थे जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे थे वहां पे लोकली, वो अब डैमेज हो चुके हैं, डैमेज हो गए, तो उसके बाद अब वो माइकोबैक्टीरिया किल नहीं कर सकते, माइकोबैक्टीरिया फिर मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद टीबी आपको हो जाएगा। फीचर क्या क्या है, एसिड फास्ट बेसलाइन नेगेटिव आएगा, ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव आना चाहिए था, इसमें नेगेटिव आ रही फाइंडिंग, और फिर भी टीबी के सिम्टम है। ऑटोप्सी में डज नॉट शो एग्जिस्टेंस ऑफ टीबी, एक्सरे में इनकंसिस्टेंट बट क्लिनिकल फीचर ऑफ टीबी सीन। तो यहीं पे ये चीज आ जाती है भाई, आपको क्लिनिकल फीचर तो दिख रहा है टीबी का, पर आपको ऑटोप्सी फाइंडिंग नहीं दिख रही, माइक्रोबायोलॉजिकल फाइंडिंग नहीं दिख रही, ठीक है। तो जब आप टीबी का प्रोटोकॉल पढ़ेंगे तो उस चीज को ध्यान रखने काम आएगा आपको थोड़ा सा, उस हिसाब से भी एक अलग से प्रोटोकॉल रखा गया है। इम्पेयरमेंट ऑफ टोटल लंग कैपेसिटी, आपका टीएलसी घट ही जाएगा ऑब्वियसली, और नोडल फाइब्रोसिस आपको देखने को मिलेगा एक्सरेज में। एंथ्राकोसिस ये किस लिए है, कोल माइनर्स या ब्लैक लंग जिसको बोलते हैं, कोल माइन वाले जो काम करते हैं ना, तो ऑब्वियसली ब्लैक होता है, ब्लैक कोल अंदर जाके डिपॉजिट हो जाता है।
मिनिमम ड्यूरेशन टू डेवलप 10 साल से ज्यादा काम करना चाहिए। कोल डस्ट की वजह से होता है। दो फेजेस होते हैं, सिंपल कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस, फिर आता है कॉम्प्लिकेटेड कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस। कैप्लन सिंड्रोम के नाम से भी इसको अपन, भाई क्या होता है कि जब ये कॉम्प्लिकेटेड प्लस इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस जब जुड़ जाता है तो वो कैप्लन सिंड्रोम ऐसा शो होता है। पैथोलॉजी में पढ़ा था यार, ये तो अभी नहीं भी बताओगे चलेगा। हाँ, कौन कौन से नोटिफाइबल डिजीज, जैसे सिलिकोसिस है, ये भी फैक्ट्रीज एक्ट एंड माइंस एक्ट के अंडर इसको आपको नोटिफाई करना पड़ेगा। किसी को निकलता है भाई ऐसे सिलिकोसिस तो आपको बताना है गवर्नमेंट को। एंथ्राकोसिस भी आपको बताना है, नोटिफाई करना है। बिसिनोसिस क्या होता है? बिसिनोसिस मंडे चेस्ट टाइटनेस, ये एक्चुअली में नहीं, ये इसमें बन जाता है एमसीक्यू। मंडे चेस्ट टाइटनेस के नाम से आ जाएगा। मंडे मॉर्निंग फीवर इज ऑल्सो नोन एज बिसिनोसिस। ठीक है, बैगोसिस और बिसिनोसिस में कंफ्यूजन बहुत जल्दी होता है। बैगेस यानी क्या, गन्ने को बैग में रखा और खाने निकल गए। ठीक है, मिल फीवर, ये सब बिसिनोसिस हो गया। कॉटन फाइबर डस्ट की वजह से कॉज क्या करता है? ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, ऑक्यूपेशन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ये सब चीज हो गई। फिर आते हैं नीचे बैगोसिस। बैगोसिस ठीक है, यहाँ पे भी क्या इसको अपन को वो करना पड़ रहा है क्या? तो ये भी, ये नोटिफाइबल नहीं है। बिसिनोसिस इतनी नोटिफाइबल डिजीज नहीं है, बैगोसिस भी नॉट अ नोटिफाइबल डिजीज। एस्बेस्टोसिस, आई थिंक एस्बेस्टोसिस है क्या? एस्बेस्टोसिस भी नहीं है। तो कौन कौन से हैं? दो मतलब सिलिकोसिस और एंथ्रेकोसिस, ये दो हैं, इनको तो आपको रिपोर्ट करना ही करना है। बैगोसिस में क्या आ गया? बैगिस कंटेंट सिलिका, फंगल माइक्रोऑर्गेनिज्म, अपन सब बात कर चुके हैं। इसके अग्राम ये सब, डस्ट कंट्रोल करो, पर्सनल प्रोटेक्शन यूज करो, ये सब अपन ने बात कर चुके हैं। ये फंगीसाइड है, प्रोपियोनिक एसिड एक फंजीसाइड है, तो ये फंगस को ग्रो नहीं करने देता। फिर एस्बेस्टोसिस में एस्बेस्टोस कौन कौन से टाइप के होते हैं? सर्पेंटाइन टाइप होता है, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट। एस्बेस्टोस क्या होता है? सिलिकेट ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट सर्पेंटाइन और एम्फीबोल टाइप, जो कि मोस्ट डेंजरस टाइप है। इसके भी 3 सब टाइप आते हैं। इसमें क्या, क्रॉसिडोलाइट, एमोसाइट और एंथ्रोफाइलाइट। क्रोकोडाइल डेंजरस के नाम से होता है। क्रोकिडोलाइट, एमोसाइट और एंथ्रो क्या नाम है इसका, एंथोफाइलाइट। ठीक है, ये 3 जो हैं ये मोस्ट डेंजरस होते हैं। एस्बेस्टोसिस 10 साल का एक्सपोजर चाहिए। ऑक्यूपेशन या तो सीमेंट इंडस्ट्री में, फायर प्रूफ टेक्सटाइल, रूफर, शिपिंग इंडस्ट्री। शिपिंग इंडस्ट्री का क्वेश्चन पीजी लेवल पे काफी बार इस तरह का एमसी कर जाता है कि शिपिंग इंडस्ट्री पे कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसको क्या डेवलप होगा, तो अपन आंसर देंगे एस्बेस्टोसिस। ठीक है, इफेक्ट क्या कर रहा है? लोअर जोन ऑफ लंग्स को, ये लोअर जोन ऑफ लंग्स को इफेक्ट करता है नीचे साइड। कॉज क्या करेगा? पल्मोनरी फाइब्रोसिस, मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा ब्रोंकस, मोस्ट स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन मेसोथेलिया, ये सब नहीं। एक्सरे क्या है इसका? ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। मेन क्या, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस तरीके से चेस्ट देखने को मिलेगी। प्रिवेंटिव मेजर सेफर टाइप एस्बेस्टोस को यूज करो, वही बात कर रहे हैं। एमोसाइट क्राइसोलाइट टाइप, सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंसुलिन बाय ग्लास फाइबर, डस्ट कंट्रोल, पीरियोडिक एग्जामिनेशन ऑफ वर्कर, ये सब करो। फार्मर्स लंग एक क्या है? फार्मर्स लंग हेयर डस्ट या ग्रीन डस्ट की वजह से होता है। एजेंट क्या है? थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिस, या इसको और भी अपन बोलते हैं माइक्रोपॉलिस्पोरा पाइनी, बहुत ही अलग नाम है कि थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिटीज। ये भी याद रख लोगे तो काम चल जाएगा। उसका कौन सा एक्चुअल एजेंट का नाम क्या है? माइक्रोपॉलिस्पोरा फाइनी। ये फार्मर्स लंग कराएगा, फाइनी फार्मर्स लंग। कॉज क्या कर, कॉजेस कॉर्पल्मोनेल एंड पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ये कॉज कराता है। बाकी यहाँ पे सब तुम एक बार चाहो तो सब कुछ देख सकते हो कि किससे क्या क्या होता है। सिड्रोसिस यानी कि वही आयरन। ठीक है, बेरिलोसिस तो नहीं। ये बर्ड फैंसियर मैंने बता दिया था, ये भी इन्हें बर्ड ट्रूपिंग वजह से। न्यूमोकोनियोसिस में क्या? फार्मर लंग क्या मिक्रोपॉलिस्पोराफाइनी, इसका एंटीजन एजेंट। फिर अपन बात करते हैं आगे। आगे क्या है? जैसे ऑक्यूपेशनल कैंसर। ऑक्यूपेशनल कैंसर ये 10 से 15 साल, और ये सब मैंने बता चुका है, स्किन और क्या क्या चल रहा है इस पे भी अपन का हो चुका है। विनाइल, इसमें बस एक चीज देख लो, ये विनाइल क्लोराइड है, इससे लिवर कैंसर होता है। तो ये क्वेश्चन शायद कभी आया था, ये मतलब किसी के एमसीक्यूज में आया था, पूछा जाता है, थोड़ा रिपीट हुआ था, तो मैं बता दे रहा हूँ। विनाइल क्लोराइड लिवर कैंसर कॉज कराता है। फिर आते हैं अपन यहाँ पे, तो सब तुमको पता है, इतना तो तुम लिख भी सकते हो खुद से। सिकनेस एब्सेंटिज्म के बारे में अपन बात कर चुके हैं। वह हेल्थ स्टेटस ऑफ वर्कर अपन को इसी तरह पता है। ये इसका फॉर्मूला
सिकनेस एब्सेंटिज्म का, कि हाँ इसका एग्जांपल देख लो, इफ 5 वर्कर्स आर एब्सेंट फॉर 3 days इन अ मंथ देन न्यूमरेटर इज 15। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स एब्सेंट इंटू नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट। मान लो भाई 5 वर्कर एब्सेंट है, कितने दिन के, 3 दिन के, तो ऊपर 15 आ जाएगा। टोटल वर्किंग डेज है मान लो 30 दिन, तो उसमें से अपन जैसे निकालते हैं 1/2, हाँ 1/2 इंटू 100 यानी कि 50। तो 50 अगर सिकनेस एब्सेंटिज्म आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई वहां का जो एनवायरमेंट है वो काफी ज्यादा दिक्कत कर रहा है। ठीक है, वो उसको सुधारने, जितना ज्यादा कम सिकनेस एब्सेंटिज्म होगा यानी उतने ही ज्यादा अपना जो एनवायरमेंट है, या मतलब उतना ही ज्यादा अच्छा आप वर्क एनवायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वर्कर छुट्टी पे नहीं जा रहे। सिकनेस एब्सेंटिज्म ये भी दर्शाता है। यूजफुल टू असेस हेल्थ स्टेटस ऑफ वर्कर्स। हेल्थ स्टेटस भी बता रहा है ना कि भाई अगर आपका वर्कर बहुत ज्यादा एब्सेंट रह रहा है, तो यानी आप उतना अच्छा, क्या बोल सकते हैं, उतना अच्छा मैनेजमेंट नहीं है आपका, एक तो ये हो सकता है। दूसरा, फिजिकली ही वो ही लोग उतने ज्यादा अच्छे लेवल पे नहीं है, या फिर सोशल कॉज हो गया, वेडिंग फेस्टिवल या हार्वेस्टिंग सीजन है कुछ है, इसलिए वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये सिकनेस एब्सेंटिज्म एक इंडेक्स होता है। बाकी मैं और क्या बता रहा था, लेड पॉइजनिंग के बारे में तो तुमको लगभग मैंने सारा बता दिया, और सब कुछ इसमें एक बार देख सकते हो कि ऐसे ये जो ये होती है पी, ये है ना, ये लाइन दिख रही है, बर्टोनियन लाइन कहलाती है। लेड सल्फाइड की लाइंस अपर, इसमें अपर गम पे ऐसे लेड सल्फाइड, लेड बोल रहा हूँ, लेड ही था, हाँ लेड सल्फाइड की लाइंस। फिर बाकी लेड पॉइजनिंग तो तुम एफएमटी में काफी अच्छे से पढ़ोगे ही पढ़ोगे, इंजीनियरिंग मेजर्स और ये सब। तो ये एक चीज, हाँ मेजर्स क्या है, प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज के, तो मेडिकल मेजर में क्या, प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन, पीरियोडिक एग्जामिनेशन, मेडिकल हेल्थ, तो ये सब ऊपर ऊपर से भी देख लोगे ना ये जो टर्म्स है, तो ये भी तुम्हारा काम चल जाएगा। तुम जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो एक बार जरूर पढ़ लेना, पर एज अ रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, तो आपको ऑब्वियसली इतने से आपको पता रहता है क्या होगा। मेन आपको हेडिंग पता है, जैसे इंजीनियरिंग मेजर, इंजीनियरिंग पर बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, हाउस कीपिंग अच्छा होना चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा हो, मैकेनाइजेशन अच्छा हो, डस्ट से आप जितना हो सकता है डस्ट कंट्रोल पे रहे या ना ही हो। ठीक है, आइसोलेशन, आइसोलेट द ऑफेंसिव प्रोसेस इन सेपरेट बिल्डिंग, की भाई अगर कोई ऐसा प्रोसेस चल रहा है जो कि बहुत ज्यादा डस्ट क्रिएट करेगा या कुछ दिक्कत क्रिएट करेगा, तो अपन उसको आइसोलेट कर दे, जैसे पन्नी वन्नी ढक के देखो, तो ऑब्वियसली वो डस्ट है या कुछ भी है वो उतना ज्यादा उड़ेगा नहीं ना। आपने एक प्रॉपर पीपी पहन दिया। लेजिस्लेटिव मेजर्स में आते हैं फैक्ट्री एक्ट और ईएसआई एक्ट, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ फैक्ट्री एक्ट में क्या क्या होता है, एक बार तुम अच्छे से पढ़ सकते हो। और से नो टू चाइल्ड लेबर, ये इसका साइन दे देंगे और पूछ लिए। नोटिफाइबल डिजीज कौन कौन सी नोटिफाइबल है, तो सिलिकोसिस, बिसिनोसिस, एस्बेस्टोसिस, एंथ्राकोसिस। बिसिनोसिस है भाई, हाँ बिसिनोसिस में बोल रहा था शायद, नहीं है, बिसिनोसिस भी है। ये नोटिफाइबल डिजीज के अंडर पे आता है कि भाई अगर ऐसा कुछ निकल रहा है तो आपको बताना पड़ेगा, मतलब इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा। ये एसआई का ये जो है ना, ये सिंबल ये देख लो, ऐसा ये दिए जल रहे हैं 5 ऐसे, 5 ऐसा वो टाइप का लॉ चल रही है, और फिर ईएसआईसी लिखा हुआ है, सामाजिक सुरक्षा सोशल सिक्योरिटी, तो ये पूछ लेंगे किसका है लोगो, ईएसआई एक्ट। फिर ये सब तो तुमको मैं बता चुका हूँ, कितना शेयर बेनिफिट एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय को क्या क्या रहेगा। मेडिकल केयर अपन कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, डायरेक्ट पैटर्न या तो 1000 पर मोर एम्प्लॉयज, तो एक हॉस्पिटल ही खोल देते हैं जहाँ पे फुल टाइम डॉक्टर हो, अगर लेस देन 750 वर्कर्स हैं, पार्ट टाइम ये सारी डिस्पेंसरीज होती हैं। हाँ, और एम्प्लॉय आर स्कैटर्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, आपके एम्प्लॉय अलग अलग बहुत ही स्कैटर्ड हैं, तो आप मोबाइल डिस्पेंसरी भी चला सकते हैं इस तरीके। इनडायरेक्ट पैटर्न में पैनल सिस्टम होता है और एक आरएमपी डेजिग्नेटेड इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर। तो ये सब कॉर्पोरेट और यहाँ पे होता रहता है ये सब चीजें, बाकी एक्सटेंडेड और ये सब तो एक बार पढ़ लेना। हाँ, एक अभियान इंद्रधनुष करके होता है एक चीज, वो मैं तुमको बता देता हूँ, बहुत रेयर है कि पूछे, पर हाँ एक मिशन इंद्रधनुष अलग है, एक अभियान इंद्रधनुष अलग है, ये मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ। अभियान इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष में क्या होता है कि पूरे जो वैक्सीन है ना वो बच्चे को लगे, वो वैक्सीन वाले में अपन देखेंगे पूरा। अभियान इंद्रधनुष में क्या होता है, अभियान में एक बेडशीट जो अपने क्या बोलते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं अभियान इंद्रधनुष में, कि जो ईएसआईसी या हॉस्पिटल्स में है ना, ईएसआईसी हॉस्पिटल्स में वहां पे, हाँ ईएसआईसी हॉस्पिटल में ही है ये चीज, कि चेंज होती है बेडशीट हर दिन,
डेली बेसिस पे ऐसा विबग्योर पैटर्न पे ना बेडशीट को चेंज किया जाता है। जैसे संडे तो वॉयलेट बिछेगी, मंडे तो इंडिको, हर दिन वो बेडशीट, क्योंकि बेडशीट गंदी होती है, बेडशीट गंदी होने की वजह से भी ऑब्वियसली डिजीज फैलती है। तो ये मिशन, ये अभियान इंद्रधनुष के अंदर आ रहा है, ठीक है। ESIC hospital become more vibrant, clean and hygienic with far-sighted क्या बोलते हैं initiative. The hospital beds will now have a clean sheet of a specified color as per Vibgyor pattern every day. Abhiyan Indradhanush program will bring awareness towards cleanliness and will make treatment process hygienic and will surely help in मेंटेनिंग द फैसिलिटीज ऑफ द ESIC हॉस्पिटल। तो ये है इसका अभियान इंद्रधनुष, जो कि ESIC के अंडर आता है। मिशन इंद्रधनुष अलग है। यहाँ पे बाकी खत्म होता है। चलो भाई, यहाँ से अपन भाई तो एक चैप्टर अपन ने जो कि बहुत हाई यील्डिंग है अपने आप में, है ना, ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ऑक्यूपेशनल हेल्थ तो ये पूछते भी हैं, इससे क्वेश्चन बनते भी हैं। तो एटलीस्ट अपन ने चलो इसको कवर अप कर लिया है 1 घंटे 15 मिनट में। तो तब तक के लिए भाई नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टाटा बाय बाय, ठीक है।